I welcome all the guests. आज हमारा टॉपिक एआई के ऊपर है और एआई का जो इस्तेमाल है वो अभी तक हम कोई ख़ास नहीं कर रहे और हमने मीटिंग का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का सेशन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है एआई, जनरेटिव एआई और बिजनेस कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए हम एआई को किस तरह से लेवरेज कर सकते हैं, एआई को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल कि पूरी दुनिया इस वक्त एक हर जगह, हर दुनिया में, हर कंट्री में जो एआई के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस हुआ है कि जिसमें हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर हम एआई को आज नहीं उस ट्रेंड को पकड़ेंगे तो हमें जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए आज का ये सेशन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल प्रेसिडेंट साहब कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर और एक मौका दिया। मेरा ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से, फ्रॉम वही मेरा नाम है और आई एम द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोडक्शन सॉल्यूशन जो कि ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है और एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ द एजिलिटी एक्स। ये एक एआई बेस्ड कंपनी है जिसमें हम बेसिकली एआई को एक एयर गैप इन्वायरमेंट में, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉवरेन एआई जिसको हम कहते हैं, तो वो मेरा बेसिकली कोर डोमेन है। तो विथ माय 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एनजीओ सेक्टर के साथ काम किया, तो मैं आज शेयर करूँगा आपके साथ कि एआई है क्या चीज़ एक्सेप्टली और उसको हम किस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं। एंड आई विल वेलकम ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो ड्यूरिंग में हो, आप अपने स्पेसिफिक केस स्टडी भी बात कर सकते हैं और अगर मौका मिला तो आखिर में हम एक और चीज़ पे भी काम करेंगे कि अगर हम अपना एक डिजिटल ट्विन बनाना चाहें, यानी जिसे कहते हैं ना कि हम अपना ज़ात क्रिएट करना चाहें जो आपकी तरह सोचे, आपकी तरह बात करे, तो एआई हमें किस तरह से हेल्प करती है। तो मैं एज ए प्रेसिडेंट कैसे सोचता हूँ, मैं एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी कैसे सोचता हूँ, तो मैं अपने मल्टीपल जो है वो डिजिटल ट्विन बना सकता हूँ जिसमें बेसिकली हम कैसे इसको अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रोफेशनल भी हैं तो आप अपनी एआई की टीम बिल्ड करना चाहें तो आप एआई किस तरह से आपकी टीम बिल्ड हो सकती है एआई की, जो जब आप सो रहे हो तो आपके लिए वो काम करे। तो दिस इज हाउ the world is working toward this phenomena। तो हमें इसी बात समझने के लिए जो हमने ये I will start from the Salcode story also। आज से 10-15 साल पहले या से भी पहले हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन जब बहुत सारी कंपनीज ने ऑटोमेटेड कटिंग मशीन अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंस्टॉल करने शुरू की और उसके बाद उसका लोग उसको कहते थे कि यह तो बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आफ्टर द सम टाइम दिस टुडे इज बिकम द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हमें ग्लोबल लेवल पे हमारी जो एक्सपोर्ट है उस चीज़ को देख रही है कि हाँ ये बाकी जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जिस चीज़ को इंस्टॉल किया गया था और उसके जो आउटकम्स को किया गया है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया और यही रीज़न हुआ कि सैलकोड जो है अब ग्लोबल एक्सपोर्ट में एक नाम है सम प्रोडक्ट्स में, बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर। सो नाउ जिस तरह से उस ऑटोमेटेड मशीन के लिए लोगों ने एक क्वेश्चन रेज किया, तो आज लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे थे और अब कल जो है वो हमारे पास एआई है जिसके ऊपर क्वेश्चन रेज होंगे कि क्या हमें इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज द वन क्वेश्चन। तो द विल बी दिस योर कॉस्ट और योर इन्वेस्टमेंट, क्या होगी, ये कॉस्ट होगी या इन्वेस्टमेंट होगी। ये कॉस्ट है या ये हमारा जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। इट विल नॉट बी अ कॉस्ट, इट विल बी इन्वेस्टमेंट। एआई और एआई की जितनी आजकल हाइप क्रिएट हुई है और अगर उसको देखा जाए दूसरे लफ्जों में तो एआई एक हाइप नहीं है बल्कि एक हकीकत है। जिस तरह से पहले अगर हम किसी ज़माने में बात करते थे और कहते थे यार कंप्यूटर चलाना आता है, एक टाइपराइटर को जिसने कंप्यूटर चलाना सीख लिया तो वो समझता था कि मेरी ज़िंदगी आसान भी हो गई और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो गई हैं।
इसी तरह से जब पाकिस्तान में IT का रेवोल्यूशन आया तो वो लोग जो 90s में जिन्होंने इवन के कोई जावा लैंग्वेज कर ली 99 के अंदर, तो उनको अमेरिका के वीज़ा तक ही मिल जाते थे। Y2K की प्रॉब्लम की वजह से इतने लोग पाकिस्तान से बाहर गए जिन्होंने सिर्फ कोबोल लैंग्वेज सीखी और उसमें हुआ। लेकिन कुछ बिजनेसेस ने उसको अडॉप्ट किया और कुछ बिजनेसेस ने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो हम उनको दोनों को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि कौन से हमारे पास जो लोग थे जिन्होंने उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन दोनों की कंपनीज के क्या रिजल्ट्स हैं। हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं AI की और AI पे हम बात करें तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के लैंडस्केप में देखें कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या की ड्राइवर्स हैं और उनके क्या की इम्पैक्ट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो हमने ये बात की कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने की ज़रूरत है हमें, और सियालकोट जो कि एक हब है और इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोर्ट में एक अपनी प्लेस रखता है, तो यहाँ पर भी हमें मैन्युफैक्चरिंग को इस लेवल से लेके जाना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकें। देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई दुनिया की पूरी लैंडस्केप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की वो चेंज हो रही है। और आपको पता है कि कितनी आजकल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं जिसपे रोज़ाना कोई ना कोई बात हो रही होती है, ठीक है जी। साफ बातों जो है वो टैरिफ भी लगा देते हैं ऊपर से मल्टीपल। तो उन पॉलिसीज़ को भी देखना है, सस्टेनेबिलिटी के भी इश्यूज़ हैं, कंप्लाइंस के भी इश्यूज़ हैं। दुनिया जो ये चाहती है कि हमें कम से कम वक्त में जल्द से जल्द जो है वो ऑर्डर प्लेस हो जाए। अगर आप ऑर्डर को सिर्फ इस डिले की वजह से करेंगे तो आपके बहुत सारे ऑर्डर से होंगे जो कि आप उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे या उन डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन वन ऑफ मोर इम्पोर्टेंट थिंग द ब्रांड एजिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि आपका जो ब्रांड है वो ग्लोबल रीच तक हो। अब क्योंकि हमारी लोकल मार्केट इतनी सिचुएटेड हो गई है कि यहाँ पर जो है वो सर्वाइव करना मुश्किल है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम जो है पैसे हमारे पास रेमिटेंस में आए या हमारे पास एक्सपोर्ट में आ रहे हैं। तो जब भी हमारा सर्वाइव हो सकता है, जब हम खुशहाली की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। अगर इन तमाम चीज़ों की बात करें मैन्युफैक्चरर्स के लिए, चाहे सियालकोट के हों या हमारे और दूसरे हों, तो हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिनको हम पेन पॉइंट जिसे कह सकते हैं। कॉस्ट और कोटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी, सप्लाई चेन की वॉलेटिलिटी, हम बात करें तो प्रोडक्शन अक्रॉस द लोकेशंस और स्लो प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जहाँ पे एजिलिटी नहीं है, नई इनोवेशन नहीं है, टाइम टू मार्केट अक्सर हम निकल जाते हैं, और उससे ऊपर जो है कंप्लाइंस का प्रेशर और गवर्नमेंट कंप्लाइंस और उनके प्रेशर जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इनका सबका सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, वो है AI ड्रिवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहे हैं लेकिन AI का पार्ट मिसिंग है। अब वो कोई भी हो हमारा, तो हम AI के पार्ट में किस तरीके से उसको हम प्ले कर सकते हैं, तो दिस इज द वन ऑफ द इशू। अगर मैं ग्लोबल की तरफ बात करूं कि ग्लोबल बायर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, वो स्पीड देख रहा है, मार्जिन देख रहा है, कंप्लायंस देख रहा है, सस्टेनेबिलिटी को देख रहा है। वेयर वी आर, अगर ग्लोबल रेडीनेस की बात करें तो क्या हम उसी स्पीड के साथ हैं जो और दुनिया के लोग दो कंट्रीज कर रहे हैं? क्या हमारी मार्जिनल विजिबिलिटी या हमारे कंप्लायंस या हमारी सस्टेनेबिलिटी, क्या सब लोग उस लेवल पर मौजूद हैं? समहाउ हम बहुत सारी कंप्लायंस को भी पूरा कर रहे हैं, बहुत सारी हम जो है वो सर्टिफिकेशंस हैं, सस्टेनेबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको देख रहे हैं, बट स्टिल वी आर लैकिंग। सो अगर मैं देखूं कि व्हाई दिस मैटर फॉर सियालकोट, सो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इज नाउ इंटेलिजेंस ड्रिवन, नॉट द कॉस्ट ड्रिवन। कितने इंटेलिजेंटली आप कर रहे हैं। सो ग्लोबल बाय रीस्ट्रक्चरिंग सप्लाई चेन, आपको पता है कि सप्लाई चेन एक हम सिर्फ मिसाल चाइना की ले लें तो हमें पता है कि ग्लोबल मार्केट में चाइना से या और दुनिया की और कंट्रीज हैं किस तरह से वो कर रहे हैं। तो दोज हु इन्वेस्ट इन इंटेलिजेंस टुडे विल ऑन द ऑर्डर टुमारो। This is not the technology upgrade, this is the export survival and the growth decision. मैं इसकी बात करूँ तो this is a very hopeful, I am very hopeful with this one कि दी जो सियालकोट है इसके पास क्या है, क्राफ्ट्समैनशिप है, लेगेसी है, रिलेशनशिप है, but now how we can capitalize, how we can leverage AI हमें प्रिसिशन, स्केल और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड देगी अगर हम दोनों को साथ मिला लें, जो अगर सियालकोट की एक स्ट्रेंथ है। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी, मैं 2-3 जो है वो इंडस्ट्रियल सिटीज में जब मैंने बात की है तो कहते हैं कि जी हमारे पास लोग काम करने वाले बहुत हैं, हम लोगों के मुताबिक कर सकते हैं।
ठीक है लोग काम करने वाले हैं, लोगों की हमारे पास ह्यूमन शॉर्टेज इतनी नहीं है, लेकिन हमें प्रिसिशन, स्केलेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और जो हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाने के लिए हमें आईटी का इस्तेमाल, पहले हम कहते थे, अब मैं कहता हूँ कि एआई का इस्तेमाल भी करना होगा, एंड दैट कुड बी एन अनबिटेबल ग्लोबल वैल्यू, एंड दिस इज द Sialkot's great equalizer. So this is my name is Param Ghauri और मेरा तकरीबन 46 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने 5 इयर्स प्राइवेट जॉब की, उसके बाद 15 इयर्स मैंने गवर्नमेंट जॉब डिफेंस सेक्टर में जॉब की, उसके बाद फ्रॉम लास्ट 7 इयर्स से मैं अपनी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी जो खास तौर पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और अब मैंने कभी यूएसए में और दुबई में स्टार्ट की है एआई के ऊपर, तो एआई ट्रांसफॉर्मेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्क विद द डिफेंस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एनजीओ सेक्टर के साथ में काम कर चुका हूँ, और पढ़ाने का शौक है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं यूनिवर्सिटीज़ में शौकिया पढ़ा भी रहा होता हूँ और लेक्चर्स भी डिलीवर कर रहा होता हूँ। सो दिस इज दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, जिस तरह हमने बात की, तो या तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे या आप डिस्टर्ब करेंगे मार्केट को, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना बल्कि मार्केट को डिस्टर्ब करना है। इसके लिए हम अमूमन तौर पे अब जो देखें हम, ये बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको आपने देखा होगा कि जो अगर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, अगर उनकी लीडरशिप जो है वो सिर्फ ये कहे कि मैं तो नहीं रह सकता, तो फिर तो मामला जो है वो हो जाएगा कि अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपने अगर सब लोगों ने एक स्टोरी सुनी हुई है, मैं बार बार इसको खैर रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन स्टोरी है नोकिया की। नोकिया अभी तक ग्लोबल टॉप 3 के अंदर अपने आप को दोबारा से रिइंस्टेट नहीं कर पाई है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे, हम देख लेंगे। कोडेक की मिसाल ले लें हम, कोडेक भी इस वक्त अभी नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिसअपियर हो गई हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज। एक और कंपनी थी जो ग्राम बेल ने खुद बनाई थी, का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आईटी कंपनी थी टेलीफोन की, वो अभी 10 साल पहले खत्म हुई है, और इसलिए खत्म हुई कि उन्होंने कोप नहीं किया लेटेस्ट जो भी अपडेट आ रही थी, चीज़ें आ रही थी। तो आज हम एक इंडस्ट्रियल 5.0 की बात, हम तो इंडस्ट्रियल 4.0 में ही नहीं है, तो 5.0 की बात हो रही है दुनिया भर में, ह्यूमन सेंट्रिक की बात हो रही है, रेजिलियंस की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, एंड वेयर वी आर। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें सबसे पहले लीडरशिप को, ये आज जो एक सेमिनार रखा गया है उसका पर्पज ये है कि लीडरशिप पर्सपेक्टिव में हम सोचें कि वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट। सबसे पहले हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि हम वी लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। लाइक हम क्लाउड की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बिग डेटा की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंट कनेक्टेड की बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे होते थे कि जी हम ऐड लगा देते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, तो वहाँ से हम जो है कोई बिजनेस जनरेट कर लें, ठीक है, फेसबुक से कर रहे हैं, लेकिन अब फेसबुक से भी अब बहुत रिजल्ट्स नहीं है, तो लोग अब टिकटॉक की तरफ आ गए हैं, वहाँ से कर रहे हैं। तो आपका B2C और B2B दोनों का जो सोचने का अंदाज है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और ख़ास तौर पे AI के आने के बाद आज बहुत सारी आपको AI की वीडियो ऐसी नज़र आएंगी जो कि बेसिकली फेक है, लेकिन आपको ऐसा नज़र आता है कि ये हकीकत है, ठीक है। तो उसको अब डेफिनेटली ये चीज़ हमने सोचने की ज़रूरत है। इसको, इस वर्ड को हम अमूमी तौर पे एक बिजनेस की टर्म में कहते हैं वोक्या वर्ल्ड। वोक्या वर्ल्ड क्या है कि ये दुनिया बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिगुअस है। अब जैसी भी है, हमें इसी दुनिया के अंदर रहना है और इसी दुनिया के अंदर सर्वाइव करना है। तो इन्वायरमेंट डिमांड करता है हमसे कि हम बहुत जल्दी क्विकली रिएक्ट करें। अगर कोई एक ऑर्डर आता है तो क्या आप उसको ये सोच सकते हैं कि हम उसको अगर 2-3 दिन के बाद कोड भेजें या 1 हफ्ते के बाद भेजें तो वो पेमेंट इसी तरह से रहेगा, क्या कहीं और से वो कोटेशन लेके ना कर ले। अगर उसको अर्जेंसी है किसी काम की तो कभी आपका वेट नहीं करेगा, वो और वेंडर्स की तरफ देखेगा। तो वी हैव टू बी मेक श्योर कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो प्रेडिक्टेबल हो, ठीक है, और कंट्रोल हो। एंड प्रेडिक्टेबल एंड कंट्रोल करने के लिए जो AI है वो हमें हेल्प करती है कि आप पहले से प्रेडिक्ट कर लें कि क्या आपके पास कितने ऑर्डर आ सकते हैं और किस तरीके से उसको ऑटोमेट करके आप कर सकते हैं। तो रैपिड AI एडवांसमेंट ने मार्केट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया है, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कर दिया है AI ने। अब मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एक स्ट्रैटेजी बना के मार्केटिंग की करना चाहें तो आपका कॉम्पिटिटर वो भी AI यूज करके आपसे अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनाएगा।
तो अब आपने कैसे मूव करना है, व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इसको कैसे करना है। नाउ इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के हवाले से भी देखें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, रेगुलेशंस चेंज से चेंज होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है। अब इन चीज़ों को हमने किस तरह से देखना है और कैसे लेकर चलना है। सो नाउ our leadership should have to be prepared. A business operates within a multiple overlapping system. ग्लोबल मार्केट अलग हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अलग हैं, जो यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, जो नॉर्थ अमेरिका मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट रीजन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तीनों की डायनामिक्स डिफरेंट है। और तीनों को सामने रखते हुए अब आपने किस तरीके से अपने सिस्टम को प्रिपेयर करना है कि आप ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकें। देखिए हम पाकिस्तान में भी अगर कुछ कंपनी की एग्जाम्पल लें तो कुछ कंपनी इसमें खुश है कि हमारे पास 4 क्लाइंट जो है यूरोप के मिल गए, 2 क्लाइंट जो यूरोप के मिल गए, दैट्स फाइन, हमारा निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द स्केल द बिजनेस। स्केल द बिजनेस के जिसको हम ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पर भी हैं तो कल हम मिस्र में भी होंगे और कल हम यूरोप में भी होंगे और परसों हम कहीं और पे भी होंगे। सो नाउ वी हैव टू बी थिंक लाइक दैट। और एआई और दूसरी जितनी टेक्नोलॉजीज हैं ये बेसिकली आपको सपोर्ट कर रही हैं। जो लेगेसी बिजनेसेस हैं, जो फैमिली बिजनेसेस हैं, उनका बहुत बड़ा की एडवांटेज ये है कि दे आर एस्टैब्लिश्ड, दे हैव मेक देयर ब्रांड वैल्यू, उस ब्रांड वैल्यू को कैपिटलाइज अब एआई के थ्रू करने का वक्त आ गया है जिसको हम आगे लेके चलें। अब उसके लिए एक नए माइंडसेट की जरूरत है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट ये होता है कि चाहे दुनिया बदल रही है, चाहे दुनिया किसी तरह भी सोच रही है, मैंने दुनिया से आगे बढ़कर सोचना है। अगर मैं ये माइंडसेट फिक्स कर दूं कि नहीं, जो अवाई ने बिजनेस किया था उसी तरीके से करना है, उसी तरह से लेके चलना है, तो फिर मैं शायद उसको उसी तरह से कन्फाइंड एनवायरनमेंट में लेके चलूँगा। लेकिन अगर मैंने ये सोचना है कि नहीं, दुनिया क्या कर रही है, एआई को मैं कैसे यूज करूँ और मैं अपने आप को एजाइल शो करूँ। एजिलिटी के माने होते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक। तो हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है कि नई चीज़ों के बारे में सीखना, नई चीज़ों के बारे में लर्न करना और उसको अडॉप्ट करना। हो सकता है अडॉप्ट करने में आप पहली दफ़ा में फेल हो, एक बार फेल होंगे, दोबारा फेल होंगे। आईटी सिस्टम कितनी है जो पहली दफ़ा में फेल होते हैं। कभी भी आईटी सिस्टम ऐसा नहीं कि आप अपनी कंपनी में आईटी सिस्टम लगाएंगे और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आपको ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि लर्निंग जो नेचर है उसको करना है। अगर आप लोगों ने एक चीज सुनी हो, एक लोग कहते हैं कि फिक्स माइंडसेट, ठीक है जी। फिक्स माइंडसेट क्या होता है? जिसमें हमेशा से काम करते हुए आ रहे हैं, जिसको हमेशा से सोचते हुए आ रहे हैं, आप उसी जगह होते हैं। और एक माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? कंटिन्यूअस लर्निंग, नई चीजों को सीखना, नई चीजों को अप्लाई करना। लेकिन अब हम उन दोनों माइंडसेट से निकलकर एक नए तीसरे दौर में दाखिल हो गए हैं जिसको हमने कहा है एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट। अब दुनिया जो है वो एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट की तरफ चलेगी, जिसको मैंने एक नया नाम दिया है अजाइल माइंडसेट, यानी एआई और एजिलिटी। तो आप एआई के पर्सपेक्टिव में सोचें और अपने आप को चेंज करने का सोचेंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे। ये माइंडसेट जो है ये बेसिकली हम इस माइंडसेट में कर क्या रहे हैं, ये एक लीडरशिप माइंडसेट है और जिसमें हमें अपने बिजनेस के अंदर इसको किस तरह से लेके चलना है। हमने एआई को इनसाइट के तौर पर लेना है विदाउट लूजिंग द ह्यूमन जजमेंट। कभी भी एआई ह्यूमन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, दैट इज द क्लियर। अल्लाह ताला ने इंसान का जो बनाया है पैटर्न वो इसी तरीके से बनाया है कि जब जितनी भी इंफॉर्मेशन आ जाए, जो भी आ जाए, जो भी इसकी तरह काम करने मशीन लग जाए, लेकिन वो ह्यूमन जजमेंट पे नहीं आ सकती। स्पीड नीड्स स्टडी, हमें फास्ट मूविंग चीज चाहिए कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। हम फास्ट मूविंग से मुराद ये है कि आप चाहे बिजनेस में रिस्पांस में हो, देखिए एक आपके पास रोजाना ईमेल आती है और सुबह के ईमेल देखते हैं और ईमेल से आप उसको जवाब देते हैं। एंड व्हाट इज द बेटर कि अगर कोई एआई एजेंट आपका जो है वो ईमेल जैसी है और उसको ईमेल को जवाब दे दे, और दुनिया कर रही है, ऐसा नहीं कि हम कोई नई बात करने जा रहे हैं, ये दुनिया कर रही है। तो अब अगर उसके पास 10 लीड्स आई हैं और 10 लीड को उसने जवाब दे दिया है रात को ही, और आप जो है वो सुबह उठ के जवाब दे रहे हैं और 10 को फिर 10 बार सोचेंगे कि कैसे करना है, इसको कैसे जवाब दूं, इसको कैसे दूं। तो नाउ इफ अगर आपने अपने
जो है वो एजेंट को समझा दिया है, एआई को समझा दिया है कि जी इस तरह की अगर आती है क्यूरी तो इसको ये जवाब देना है, इस तरह की क्यूरी आती है तो इस तरह जवाब देना है, तो नाउ दैट विल बी इजी। तो ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सूरत में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी हमारी इंडस्ट्री में जिन्होंने ऑटोमेशन की थी आज से 10 साल पहले, तो आज वो ग्लोबल नेम जो है वो लेकर बैठी है। एंड नाउ दैट इज द वे दैट कि मोर देन द ट्रेंड कि हम इसको एआई को ट्रेंड ना समझें, इट्स अ मूवमेंट एंड यू आर इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, कि आपको उसका पार्ट बनना है और उसके साथ लेकर चलना है। So this is the way that कि this is the क्यों हम इस नए माइंडसेट को सोचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर प्रॉब्लम ये है कि जी एआई जितनी स्पीड के साथ, देखिए आपने शुरू में नाम किसका सुना था, चैट जीपीटी का, ठीक है, फिर आपने ग्रॉक का नाम सुना, फिर आपने डीप सीक का नाम सुन लिया। रोजाना 85,000 मॉडल इस वक्त दुनिया के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, 85,000 रजिस्टर्ड मॉडल जो है दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन हम सिर्फ चंद मॉडल सुनते हैं। तो वो मॉडल जो है वो हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, तो हमें उस स्पीड के साथ चलना है। तो उसके लिए जारी बात है कि जो हमारी लीडरशिप है, हमको जो चल वो आउटडेटेड है, तो हमें एआई डिमांड करती है कि आपने एजिलिटी और स्पीड शो करनी है। नाउ वी नीड अ फ्रेश माइंडसेट, फास्ट, एथिकल एंड अडैप्टिव, जो समझ सके, जो उसको अडॉप्ट कर सके, वो चीज़ों को कर सके। आज हम बहुत सारी चीज़ में, ठीक है, मैं भी उस पुरानी जनरेशन में से ही हूँ, ठीक है, तो आज मेरा बेटा भी अगर कोई बात करता है तो कहता है कि आपको क्या पता, हमें पता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो जनरेशन जी का जो एक गैप है, ठीक है, और जो हमारी जनरेशन जो बिजनेस कर रही है, जो उसका गैप है, तो उसको भी ब्रिज करने की ज़रूरत है। एक तरफ फास्ट स्पीड है, ठीक है, बच्चों की, और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस, तो हमें दोनों को मिलाना है। हमने ये नहीं कर सकते कि जी अगर वो फास्ट स्पीड के साथ चल रहे हैं और आगे जो है वो गड्ढे में जाके गिर जाए, तो उनको पहले ही बताना है कि ये यू हैव टू बी स्पीड बट यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। तो नाउ एजाइल माइंडसेट ये कहता है कि आपने एक नए पैटर्न पे चलना है। ओके, चलिए थोड़ा सा मैं जो लोग बिल्कुल शनासाई नहीं है तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एआई है क्या चीज़, किस तरह से है। और एआई कोई ये आज की चीज़ नहीं है। 1956 में जो है पहला मॉडल एआई का इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर 1964 के अंदर कंप्यूटर के साथ चेस का हुआ। उसके बाद 78 में बाकायदा तौर पे एक मॉडल लिखा गया, और इस तरह करते करते ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बट लेकिन जो एक नई चीज़ आप सुनते हैं वो है जनरेटिव एआई, ठीक है, जिसने दुनिया को बदल डाला है। जैसे 4-5 साल के अंदर, जिसको चैट जीपीटी भी कहते हैं, और बहुत सारे डीप सीक मॉडल है, मानस है, सो मेनी मॉडल, तो उसको कहा जाता है जनरेटिव एआई। और उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या चीज़। मैं बहुत सादा से अल्फाज में बात करूंगा कि कोई भी काम, जो भी कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इस तरह से बात करें कि टेक्नोलॉजी जो आपके तरह सोच रही हो, आपकी काम को जो है वो ऑटोमेट कर रही हो, आपके टास्क को सोच कर जो है वो उसको क्या कर रही है, ऑटोमेट कर रही है। इट्स अ मिमिकिंग। मिमिकिंग मीन्स योर इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आते हैं, लेकिन जो इस वक्त अभी शेप है वो जनरेटिव एआई की शेप है। ये खुद कुछ नहीं कर सकती एआई, ऐसा एआई में ये नहीं कोई चीज़ है। उसके पास डेटा है, और डेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जो डेटा है वो तकरीबन 85 बिलियन पैरामीटर्स, कितने, 85 बिलियन पैरामीटर्स। एक पैरामीटर को दूसरे पैरामीटर से मल्टीप्लाई करें, और 85 बिलियन को आपस में हम सोच नहीं सकते वो कितना डेटा पैटर्न रिप्रेजेंट करके। इसको खुद कुछ नहीं पता होता। इसको अगर 4 कैट की पिक्चर्स, इससे हजारों कैट की पिक्चर्स देखी हैं, तो उसके बाद अपना सेंस बनाया है कि ये चीज़, ये कैट है। तो इसी तरह से इसको जितना डेटा मिलता गया, और फिर उसने अपने आप को इतनी पावरफुल कर दिया कि वो खुद सोचने समझने की सलाहियत में लेकर आ रहा है अपने आप को। तो इट्स मीन्स कि हम अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओवररीचिंग आइडिया, मशीन टू मिमिक ह्यूमन थॉट एंड बिहेवियर इन वेरी सिंपल टर्म। अब जैसे अगर हम बात करें कि हम डेली लाइफ के अंदर स्मार्ट असिस्टेंट जैसे एलेक्सा को आपने बहुत ज़्यादा देखा हुआ भी होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा,
ठीक है, जिससे हम अपने टास्क परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ऑटोमेशन करवा रहे होते हैं। तो इसी तरह से ऐप से जो कि आपके टेस्ट को समझते हुए आपको सजेशन देती है, ठीक है। होम डिवाइसेस हैं, इसी तरह सोशल मीडिया की फीड है, जो चीज़ आप देखते हैं वही चीज़ आपको बार बार नजर आना शुरू हो जाती है। दिस इज AI enabled पावर मॉडल जो कि आप देख रहे हैं। चैटबॉट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो आपको आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन इंस्टेंटली। वो कहाँ से आंसर कर रहे हैं, उसके पास सारा का सारा डेटा मौजूद है तो वो आंसर कर रहे हैं। मैप्स हैं, GPS हैं, ये सारी चीज़ आपको राउट्स बता रहे हैं कि आप इस राउट से इस राउट से चले जाएं, यहाँ पर रश हो रहा है। तो ये सारी क्या हो रही हैं, ये एप्लीकेशंस हैं आपकी AI की। तो AI को सिर्फ हम समझें, और उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट आई है वही आई है जनरेटिव AI, ठीक है। तो जनरेटिव AI क्या है कि ये AI का एक सबसेट है, इसने दुनिया को बदला है। ये क्या करता है कि ये एक नया कंटेंट क्रिएट करता है, जितना डेटा उसके पास मिला हुआ है और जो उसने आपने कमांड दी उससे वो एक नया टेक्स्ट, नया इमेज, नया कोड, नया म्यूजिक, व्हाटएवर यू वांट, वो आपको जनरेट कर दे रहा है। अगर आप उसको एक प्रोडक्ट का डिजाइन देते तो 10 डिजाइन आपको बना के दे देगा। आप उसको कहेंगे कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, तो मुझे स्ट्रैटेजी ब्राजील के लिए अलग कर दें, स्ट्रैटेजी मेरी जो है यूरोप में ईस्टर्न यूरोप के लिए अलग कर दें, वेस्टर्न यूरोप के लिए मेरी स्ट्रैटेजी अलग हो जाए। तो ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये सारी डिफरेंट करके दे देगा। आप क्लाइंट है, आपका क्लाइंट है, अगर क्लाइंट को कहते हैं कि जी ये उसको अरबिक के अंदर ट्रांसलेट कर दे तो वो आपको बेहतर अरबिक में ट्रांसलेट कर देगा, फ्रेंच में ट्रांसलेट करना है तो फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा। आप कोटेशंस बनाते हैं, जो कोटेशन बना रहे हैं उस कोटेशन को जिस लैंग्वेज में चाहें ट्रांसलेट कराना चाहें करावे। मींस क्या हो रहा है कि आपने ह्यूमन डिपेंडेंसी कम करके मशीन को इतना इंटेलिजेंट कर दिया कि वो आपके रोजमर्रा के काम को फौरी तौर पर कर दे। और जनरेटिव AI ने ये सबसे ज़्यादा कमाल जो किया वो ये किया कि इसने टेक्स्ट को ना सिर्फ बल्कि पिक्चर्स को, ऑडियो वीडियो दोनों को जो है वो कर दिया। और अब हमारी कोडिंग, म्यूजिक, मूवीज सारी AI इस पे होना शुरू हो गई है। इट्स मीन्स कि जो जनरेटिव AI की वजह से चेंज आया है उसको हम कैसे अब लेवरेज कर सकते हैं। यूज केसेस हर इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह पर इसके यूज केसेस हैं। नाउ अगर हम इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करें तो हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफेक्ट डिटेक्शन, रियल टाइम क्वालिटी, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की बात कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी के अंदर बात कर सकते हैं। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस में वर्कफ्लो ऑटोमेशन, लाइक इन्वेंट्री फोरकास्टिंग से लेकर एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, अच्छा ठीक है, अगर यहाँ से सप्लाई नहीं आएगी तो वापस अल्टरनेट रूट्स क्या है सप्लाईज के। तो ये सारा AI के बहुत सारे ऐसे सिस्टम बन चुके हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सो अब जनरेटिव AI से निकलकर हम थोड़ा और आगे आ गए। हम AI एजेंट का भी आपने सुना होगा कि जी AI एजेंट बनने शुरू हो गए, फिर उसके बाद एजेंटिक AI बनना शुरू हो गए, उसके बाद एजेंटिक ऑटोमेशन होना शुरू हो गई। नाउ हियर इज द मैन्युफैक्चरिंग आर्म। जो इंडस्ट्रीज है वो कैसे जा रही है, तो इंडस्ट्रीज जो है जनरेटिव AI से लेकर एजेंटिक ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, जहाँ पर एंड टू एंड वर्कफ्लो खुद ब खुद मैनेज होना शुरू हो जाए। अगर एक किसी क्लाइंट की कोई क्यूरी आई है, उसको ईमेल से, उसका ऑर्डर टेकिंग से लेकर उसकी प्रोडक्शन तक जाने तक उसका सारा का सारा प्रोसेस को कंप्लीट कर। तो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स आउट देयर, जिस पर हम बात करेंगे कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ऑटोनॉमी जो देना है, ह्यूमन रूल कहाँ पर होगा, तो हम जनरेटिव AI से वो सिर्फ टेक्स्ट या कंटेंट जनरेट करती है, चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, चाहे ऑडियो, चाहे वीडियो। एजेंट जो होते हैं वो आपको गोल ड्रिवन टास्क होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने अपनी कंपनी का एक चैटबॉट बना लिया, अब वो कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है, कंपनी की जितनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, आपने उसको क्या करवा दी, फीड कर दी, उसको डेटा दे दिया। अब कोई भी क्यूरी आपके पास, कोई भी आपके चैटबॉट से चैट करता है वेबसाइट के ऊपर, तो वो जितनी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता। अगर वो कोई नई बात करना शुरू करेंगे उससे, तो वो उसके पास जवाब नहीं देगा। बट इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किस तरह से किया है कि जी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि जी चैट में कि जी ये प्रोडक्ट के मुझे प्रोडक्ट कस्टमाइज करनी है और कस्टमाइजेशन में यही चीज़ होनी चाहिए, तो फिर आपको एजेंटिक AI डेवलप करना पड़ेगा जो क्लाइंट से कन्वर्सेशन करके उसकी रिक्वायरमेंट को लेगा। और इसके बहुत सारे मॉडल्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। और एजेंटिक ऑटोमेशन जो पूरे के पूरे वर्कफ्लो को ट्रांसफॉर्म कर देंगे।
अच्छा, इस पूरी पूरी कन्वर्सेशन में जो चीज आती है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मींस के आपने अपने एआई के साथ बात कैसे करनी है, और इसको, इस लैंग्वेज को सबने आपने नाम दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कि प्रॉम्प्ट इज अ वे दैट हाउ यू टॉक विद योर एआई। आपके एजेंट से आपने बात कैसे करनी है, किस तरह से करनी है। जितना स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उतना अच्छा जवाब मिलेगा। और जो बेहतर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है वो ये होती है कि 3 सवाल के अंदर आपको आपका मतलब का जवाब मिल जाए। अगर 3 सवाल करने पे आपका जवाब नहीं मिल रहा है एआई से, तो इसका मतलब है कि आपका सवाल करने का तरीका दुरुस्त नहीं है, या आप जो माइंड में सोच रहे हैं उसको आप सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे। अब वही चीज 2 एग्जीक्यूटिव अगर बैठे हुए हैं और दोनों एआई के ऊपर एक अपनी कंपनी के बारे में पूरी स्ट्रेटेजी बनवाना चाहते हैं, तो दोनों जब उसके साथ बातचीत करेंगे दोनों का अंदाज डिफरेंट होगा, क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उनका लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट है। तो दोनों क्या कर रहे होंगे, दोनों अपने अपने अंदाज में अपना रिजल्ट गेट कर रहे होंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। आइडिया, किसी आइडिया की वैलिडेशन, या मुझे इस प्रोडक्ट को इस तरह से लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें फीचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यहाँ पर एआई बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। कस्टमर सपोर्ट के रिप्लाईज बनाने में, क्या आपके पास कोई रिप्लाई आता है, उसको कहोगे कि इसको किस तरह से जवाब देना चाहिए, तो वो पूरा पूरा बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगा। लाइक द शू आई रिसीव्ड आर द रॉन्ग साइज। अब आपका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये वर्ड भी यूज कर सकते थे, कोई और वर्ड भी यूज कर सकते थे। तो आपने एआई इसको बेहतर तरीके से जवाब देना होता है। तो दिस इज द वे दैट कि जी कंपटीटर की आपने रिसर्च की समरी निकालनी है कि आपका कौन सा कंपटीटर है, इंटरनल डॉक्यूमेंट एसओपीज के बारे में कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी टॉक विद दिस वन। अब लाइक कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि ये कितनी कामयाब रही, कितनी कामयाब नहीं रही, तो रिजल्ट आप ऐड करके आप उससे पूछ सकते हैं कि नहीं मेरी ये फ्लॉप हो गई है, मैं ये समझ रहा था कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद मुझे 500 क्लाइंट्स की कम से कम क्यूरी आनी चाहिए थी, लीड जनरेट होनी चाहिए थी, और उसमें से कम मेरे पास 50 लीड जो है वो मैच्योर होनी चाहिए थी, या 5 लीड मेरे पास मैच्योर होनी चाहिए थी, और इस साइज की होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ तो व्हाट इज द फ्लॉ इन माय मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो आप उसके साथ ये गपशप समझे, उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो क्यों ज़रूरी है एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव को ये समझने के लिए, और ये कोई समझना बहुत मुश्किल नहीं है। 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ों को हम देखते हैं और 4 चीज़ों को ही बात करते हैं। कि सबसे पहले अपना रोल डिफाइन करें, आप किस रोल में पूछ रहे हैं। एज ए आप एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी पूछेंगे तो उसका रिप्लाई डिफरेंट होगा, और एज ए मैनेजर पूछेंगे तो उसका रिप्लाई डिफरेंट होगा। तो आपने सबसे पहले अपनी अथॉरिटी, अपना रोल अब डिफाइन करना है, जो भी इसके साथ पूछना है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस इज नॉट अ वेरी समथिंग कि आप रोज़ाना की बात में जो गपशप लगाते हैं उसी तरह से। और उसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे उस्तादों ने भी हमें एक बात कही कि जो काम करना हो ना तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा सीख लें। अगर हम सीख के करेंगे काम तो हम ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी ले सकेंगे। तो हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीखने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको नेट पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल भी मिल जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें। और कंपनी को चाहिए कि वो अपनी एम्प्लॉइज़ की एआई अपस्किलिंग के ऊपर जो है वो लाजमी, खास तौर पे जो ऑपरेशनल काम कर रहे हैं, जैसे मार्केटिंग वाले हो गए, सेल्स वाले हो गए, ठीक है, फाइनेंस के लोग हो गए, तो इनके लिए तो, और जो ऑपरेशनल टास्क भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, क्योंकि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन में आप अगर आप उसको कहेंगे कि ये 2 लेटर लिख के ले आओ या 5 पेज की ह्यूमन कैपेबिलिटी से बहुत अच्छी बना कर देगा रिपोर्ट। हाँ, उसके अंदर सिर्फ क्या है कि अलाइनमेंट करनी होती है कि जिसका एक्सपीरियंस होगा वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर। आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनको जिनका एक्सपीरियंस है उनको एम्पावर करें एआई के साथ, और उनको कहेंगे कि अच्छा यार ये एआई का मॉडल बना के लिया, या एआई से समरी जनरेट करा लो, या एआई से ये प्रपोजल डेवलप कर लो। तो आई थिंक कि इट कुड बी अ हार्डली जो काम आप सोचते थे दिनों के अंदर करने में, और वो काम जो है आपका मिनटों के अंदर हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाई एग्जीक्यूटिव डिस्कनेक्ट इन द एआई डिसीजन मेकिंग। ये मेरी अपनी कोई रिसर्च नहीं है, बट दुनिया जो है वो इस पे बात कर रही है कि 7% ऑफ द बिजनेस रिलायंस
solely the technical team to interpret AI proposal. तो मैं ये कहता हूँ कि यार सिर्फ टेक्निकल टीम अपनी जगह पे काम कर आ रही है, वंडरफुल, बट जो लीडर है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको भी खुद भी पता होना चाहिए कि AI है क्या और इसको किस तरीके से हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर एक आपका एम्प्लॉय AI से चीज़ें बनाकर लाया है तो आप उसकी लैंग्वेज को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होगा कि AI का एक पैटर्न है और वो उस लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिख रही होती है। लेकिन जब आप 10 बार, 12 बार, 15 बार आप जब लिख चुके होंगे तो फिर वो आपकी तरह लिखना शुरू करेगी। तो इसलिए उसको रिवाइज करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाउ गैप्स बहुत सारे हैं, लेक ऑफ AI का रोड मैप नहीं होता, बहुत सारा ओवर रिलायंस होता है IT टीम। अच्छा, इसको मैं एक और चीज़ थोड़ा सा क्लियरफाई करूं कि बाद लोग मुझसे पूछते भी हैं और मैं उनको यही कहता हूँ, इस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द IT। AI जो है वो IT का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? ये एक ह्यूमन सब्जेक्ट है, जो नॉन IT भी है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए उसको IT का लिटरेट होना ज़रूरी नहीं है। मोबाइल चलाना आता है तो फिर मोबाइल से सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कि मुझे कोई बहुत टेक्निकल जॉर्गन सीखने हैं या उनकी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज सीखनी है। मैंने इसलिए शुरू में जो टेक्निकल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है, दूसरी चीज़ें क्या होती है, मैं उसके ऊपर गया ही नहीं। क्यों? कि दिस इज नॉट अ मैटर। वी एग्जीक्यूटिव को, बिजनेसमैन को किस चीज़ से गर्ज है? किस चीज़ से गर्ज है बिजनेसमैन को? बिजनेस से, आउटकम से। आउटकम से हमें गर्ज है कि जी आउटकम होना चाहिए, आउटकम से बुरा दे पैसे आने चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए। ग्रोथ आएगी तो पैसे आएंगे, तो हमें तो इस चीज़ से मतलब है। अब वो AI को बेहतर इस्तेमाल करना है, चाहे वो IT का कह रहा हो या नॉन IT कह रहा हो, तो दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ द IT, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदे को IT का पता होना चाहिए ताकि वो अपना बेहतर काम कर सके। अच्छा, अब इसमें सिर्फ चीज़ है कि तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हॉल में जितने भी लोग हैं सबने ChatGPT यूज़ किया ही होगा, ठीक है? लेकिन हाउ मच यू आर यूजिंग better than the others, this is the education, this is the literacy। दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं AI की अवेयरनेस होना, ठीक है? जिसमें मुझे पता है कि ChatGPT है, सो मैं ये लिखूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। और दूसरी चीज है AI की रेडीनेस। AI रेडीनेस इज मींस टोटली अलाइन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, मैं अपने बिजनेस के मुताबिक AI को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। दिस इज द AI readiness। तो हमें AI अवेयरनेस से AI रेडीनेस की तरफ जाना है, ठीक है? और वो इट्स नॉट द सेम कि जी आप ये कहेंगे कि आप खुद भी कर सकते हैं, आप या तो किसी अपने डिपार्टमेंट में AI चैंपियन बनाएं और वो सब लोगों को ट्रेन करें, ठीक है? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, उनको एंगेज करें और उनको कहेंगे कि सेशन लें। तो means here you have to be executive must upskill with the AI। You don't need to be a कोई बहुत बड़ा मैं डेटा साइंस बनने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ AI रेडी लीडर बनने की जरूरत है कि जिसको AI का पता है कि मैं अपने ऑपरेशंस में AI को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये जो चीज़ होती है, ये भी एक सीक्रेट होता है कि जब आप अपने बिजनेस के लिए करते हो और जब उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको टॉक करते हो तो वो आपकी बात को समझने लग जाता है और फिर वो समझ कर आपके मुताबिक जवाब देने लग जाता है। और जो दूसरा अगर AI अपने उसको यूज़ कर रहा होगा तो वो उसको अलग तरीके से रिसीव कर रहा होगा। सो दिस इज द वन ऑफ थिंग कि हमें क्या फ़ायदा होगा। हमें एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इस वक्त दुनिया यही बात कर रही है कि 44 ट्रिलियन। अच्छा, अब ये जितनी AI के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है दुनिया की, ये भी एक बहुत शॉकिंग जो है आपके नंबर्स हैं। और शायद इस टेक्नोलॉजी पे इससे ज़्यादा कभी इतनी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। आपका जो एक डेटा सेंटर बनता है जो AI को सपोर्ट करने या AI डेटा सेंटर, वो बिलियंस उसकी कॉस्ट होती है। और ये पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है कि दुनिया हमें इन चक्रों में लगाकर वो अपना कितना बिजनेस जनरेट कर रही है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ने AI को 52% शेयर उसके खरीदे और दुनिया की सबसे बड़ी डील दी, तो वो वैसे मजाक में नहीं दी। उसको पता था कि मैंने पीछे
बहुत ज़्यादा बिजनेस है। और दुबई का जो सबसे बड़ा जो एआई का डेटा सेंटर, दुनिया का दूसरा बड़ा डेटा सेंटर दुबई में बना है और यूएई में बना है, अबू धाबी में, वो भी माइक्रोसॉफ्ट बैक करते हैं। तो ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो मजाक नहीं हो रही थी, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है कि वो कैसे उस बिजनेस को लेके चल रहे होंगे। अच्छा जी, हम कुछ केस स्टडी में बात करें कि हम अपनी समरीज निकाल सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड की मीटिंग है, इन्वेस्टर्स की मीटिंग है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है। अब 10 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स का अगर डेटा हम सारा सामने रखें और एआई को उसको रीड करवा दें, तो हाउ यू थिंक कि किस तरीके से वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। रियल टाइम मार्केट इंटेलिजेंस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो कि आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस देते हैं आपके अपनी डोमेन के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, कि जी इस वक्त अभी कॉम्पिटिटर का क्या डेटा है। जिस तरह हमारा पाकिस्तान में एक कंपनी है एसएफपी ग्लोबल, वो डेटा सेल आउट करती है कॉम्पिटिटर्स का कि जी इस वक्त कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप लेके चल रहे हैं। और वो एक जब मर्जर एंड एक्विजिशन हो गई थी कंपनीज की, तो वो इंडस्ट्री के डेटा को देख कर होती है। वो डेटा सेल होता है, वो इतना हैवी इस पे सेल किया जाता है कॉस्ट पे। तो वो सारी की सारी चीज़ें एआई पावर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कि जी सिमुलेट करके देखें कि अगर मैं ये इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो क्या मुझे बिजनेस आउटकम आएंगे या नहीं आएंगे, रिस्क क्या होंगे, सिनेरियो मॉडलिंग क्या होगी, और किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि ये चीज़ बाकी इतनी इन्वेस्टमेंट ठीक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस वक्त अभी एग्जीक्यूटिव यूज कर रहे हैं। कस्टम एआई एडवाइजर फॉर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल है। क्या आप अपना क्या बना रहे हैं, कस्टम एआई एडवाइजर बना रहे हैं जो आपको एडवाइस कर रहा है कि क्या देगा। मैं इसको देखते हुए कोशिश करके लगाने की, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एडवाइजर हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपना बोर्ड ऑफ एडवाइजर बनाया हुआ है, और वो बोर्ड एडवाइजर में मैंने एलन मस्क को रखा हुआ है, मैंने जो है वो बिल गेट्स को रखा हुआ है। उनकी जो सारी की सारी थॉट है और उनकी कंपनीज हैं, उनकी प्रोडक्ट्स है, सबको मैंने उनको ट्रेन करवाया। ट्रेन करवाने के बाद जब मैं कोई नया आइडिया, नई चीज़ पेश करता हूँ, तो हर बंदा जो है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो स्टीव जॉब जो है वो अपने हिसाब से बताता है, बिल गेट अपने हिसाब से बताता है, और बहुत सारे उसमें। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एडवाइजर्स बना सकते हैं जो आपको बताए कि अच्छा ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसमें किस तरह से होना चाहिए। स्टेक होल्डर रिपोर्टिंग, इन्वेस्टर ब्रीफिंग्स आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। पहले हम प्रेजेंटेशन की बात करते थे कि प्रेजेंटेशन कब कैसे बनानी है, तो प्रेजेंटेशन में बनाने में दिन लग जाती है, ठीक है। तो अब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे के अंदर हम अच्छी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो नाउ दिस इज कि हम उस जगह पे जा रहे हैं कि जहाँ पर अब हमारे पास पॉइंट ऑफ रिटर्न है, या हम वापस नहीं आ सकते या हम पीछे नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना है। रेगुलेटरी कंप्लायंस की बात है, अगर हम जो भी हमारे रेगुलेटर हैं, इंडस्ट्री के रेगुलेटर हैं, और उनकी कंप्लायंस को पूरा ना करें और उनकी मॉनिटरिंग ना करें, और बाद औक़ात इंसान मॉनिटरिंग करना भूल जाता है, बाद औक़ात छोड़ देते हैं आप कि यार चलो उसको बाद में देख लेंगे। लेकिन एआई नहीं भूलेगा, उसको अगर आपने कोई एक टास्क दिया हुआ है और उसको एक ऑटोमेशन दी हुई है, तो वो आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि ये चीज़ ये नहीं हुई है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं। तो दिस इज द वे दैट कि आप इस तरह से। अच्छा जी, अब इस वक्त टॉप बिजनेस यूज केसेस इन 2025 क्या है और 26 में क्या है। तो सबसे ज़्यादा कंटेंट की ऑटोमेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो, चाहे वो वेबसाइट की डिज़ाइन हो, चाहे वो ऐप की डिज़ाइन हो, चाहे वो फिजिकल डिज़ाइन हो, कोई प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो, कैन का डिज़ाइन हो, और आपका एडवर्टाइजमेंट हो, हर जगह की हो। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई वो इस वक्त कस्टमर सर्विसेज के अंदर एआई आपको भरी हुई मिलेगी, जहाँ आपको ये पता होगा कि किस तरह के आपके जो है जवाब देना है, किस तरह से आपने वर्चुअल जिसे वो असिस्टेंट कह लें, ये बहुत ज़्यादा बने। अच्छा जी, यहाँ तक कोई ये तो बात ही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता हो तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। कोई जहन में क्वेश्चन है आपके? जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि एआई के ऊपर हम मार्केटिंग अपनी बिजनेस की कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर समवन लिविंग इन जर्मनी, अगर वो हमारी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक सर्च कर रहा है, तो वो हमारी कंपनी को कैसे ऑन द टॉप
लिस्ट भी कर सकते हैं कि दैट इज द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी? लेकिन उसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और बहुत सारे वे होते हैं। अब जैसे भी पहले हम बात करते थे डिजिटल मार्केटिंग की, और हम पहले बात करते थे SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब हम AEO की बात करते हैं, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। तो अभी हमारे पास टेक्निक्स है मल्टीपल किस्म की, जिसको हम यूज़ करते हुए ये चीज़ चेक कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स इसके ऊपर इस्टेब्लिश हो गए हैं जो आपको कंपटीटर एनालिसिस या कंपटीटर का डेटा देते हैं। जैसे अभी मैं एक छोटा सा डेटा भी यूज़ कर रहा था, अपोलो के नाम से एक वेबसाइट है, लोशा के नाम से वेबसाइट है। वो आप जिस दुनिया का आपको कहेंगे कि जी मुझे यहाँ का डेटा, मुझे अब बायर का डेटा निकाल के दें, तो वो आपको उसको बताएंगे कि मुझे CEO का डेटा चाहिए, मुझे इंस्पेक्टर्स का डेटा चाहिए, मुझे जो है वो IT की कंपनी के CEO का डेटा चाहिए, मुझे HR के मैनेजर का डेटा चाहिए, तो आपको सारा ला के देगी। उसके बाद उसको कहेंगे जी मुझे कंपटीशन बताएंगे, क्या कंपटीशन है इन 5 कंपनियों का और मैं कैसे आगे आ सकता हूँ। तो आपको वो ये भी बताएगी कि जी आपकी कंपनी ये चीज़ें करके इस तरह से आ सकती है। तो AI हर फील्ड के अंदर जो आपकी डोमेन थी उसके अंदर उसने उसको कर लिया। उसमें मेरे क्वेश्चन से ना आपका आंसर थोड़ा हट गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 कस्टमर ना थ्रू AI मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमें AI से आपके बारे में पता चला है, हमने AI से आपके बारे में, और फॉर एग्जांपल दे आर नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम ChatGPT बट सम स्पेसिफिक AI स्ट्रेटजीज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जर्मनी का, रशिया का, कुछ अपने स्टेट जिनके नाम मैंने पहली दफा मुझे सुने, वो भी मुझे मिल रहा है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि द बेसिक ऑफ दैट, मतलब क्या इसका एल्गोरिथम है, किस तरह काम करता है, इस पे हम कैसे वर्किंग कर सकते हैं कि वो मजीद एफिशिएंट हो जाए, मजीद हमें बेहतर जाने की क्या हम मतलब कर सकते हैं, क्या हमारी कंपनी की कैपेबिलिटी है। देखिए उसके 2 तरीके हैं। जो आप अपनी कंपनी की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो पता चल जाए। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं जो डिजिटल मार्केटर यूज़ करते हैं, तो वो ChatGPT को ट्रेन करवाते हैं। हाँ, कैसे करवाते हैं, क्योंकि मेरे एक वो है मार्केटिंग वाले, उनको बेहतर पता है, जो मुझे इसमें उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। लेकिन उसमें ये होता है कि आपने उसको ये बताना है कि आपने किस तरीके से अपने आप को SEO के ऊपर कंटेंट की मदद से ऊपर लेकर आना है, कौन से वर्डिंग लिखनी है, कौन सी चीज़ें लिखनी है, तो आपको ChatGPT खुद उसको करके देगा। अच्छा, अब बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आउट ऑफ दिस वन होती है, तो आप ChatGPT जो है वो उसको रिजॉल्व करके देता है, डीलिंग पूरा सिस्टम बना के दे देता है। लेकिन अब कल परसों की बात है कि अब मुझे नहीं पता कि आप पूरे सिस्टम को, आप हर एप्लीकेशन को लॉक कर देंगे। किसी ने 6 कमांड बनाई और कहा कि जी आपका सिस्टम है, पूरे सिस्टम को लॉक कर देगा और जिसको आप ऑन करना चाहेंगे उसी को उस टाइमिंग में ऑन करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे। तो नाउ दिस इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अब इसमें मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ AI की, ये चीज़ है एग्जैक्टली द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विल बी टोल्ड यू कि क्या चीज़ है। मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जिस पे काम कर रहे हैं, और भी हमने एक कंपनी के लिए उसकी फूड की, और उससे कहा था कि मुझे अफ्रीका में बेचनी है मिर्च मसाले, ठीक है। तो उसके लिए उनको एक स्ट्रैटेजी बना के दी और कहा कि जी ऐसे ऐसे करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर हम कोई फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी यूज कर रहे हैं चैट सर्विस, थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट alibaba.com, we are मतलब member gold member on their platform, उसको हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं उनके सिस्टम को? फॉर एग्जांपल अगर वो ऑटोमेशन की आप बात कर रहे हैं 24/7 आवर हमारी वो चल रही है, उसके ऊपर रिप्लाईज कर रहे हैं, वो उसमें ना कुछ गलत रिप्लाईज कर रहा है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसको एजुकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर वो गलत है? और उन्होंने कुछ स्पेसिफिक एरियाज दिए हुए हैं अपने वो बैकएंड के ऊपर, उसको वहाँ से हम उसको फीड कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो फीड भी नहीं हम कर पा रहे उसको, और ना वो उधर से उसको चेंज कर रहा है, वो अपने पैटर्न पे चल रहा है। वो मेरे साथ ही मतलब थाउजेंड्स ऑफ पीपल लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सबके साथ वो सेम चल रही सिचुएशन, उसको कैसे हम वो मदद कर सकते हैं? देखिए कुछ सिस्टम्स की तरफ से होती है कि वो चीज़ आपको अलाउ ही नहीं करता है कि आप इसके अंदर कोई चेंजेस, तो उसका फिर वर्क अराउंड निकालना पड़ता है, ठीक है। उसको हम किस तरीके से साउंड दें और किस तरीके से हम जॉब करें, तो उसके लिए अमूमी तौर पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ ऑटोमेशन करते हैं कि इसके जवाब को हमने किस तरह से मोल्ड करके इसके साथ बात करनी है। तो उसके लिए फिर एक टूल है जिसे n@n को यूज़ करते हैं, n@n।
तो ये यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसमें पूरे वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कंपटीटर्स का डेटा लेना है और आपको अलीबाबा नहीं दे रहा है, ठीक है, या कोई और जगह से लेना है, आपने किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेना है, तो आपने क्या किया कि उनकी डायरेक्टरी को लिया और उसको बता दिया कि जी इस तरह से लिखा हुआ आएगा, उसके आगे एक व्यू का बटन होगा, उस व्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा, उसमें से ये डेटा लेना है और इस तरह इसकी जितनी रोज हैं हर एक का डेटा इस तरह से ले लेना है आपने। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं कि उस पैटर्न को देखते हैं और उस पैटर्न को देखकर उसको कर करते हैं। इसी तरीके से आप कुछ ऑटोमेशन करते हैं जहाँ पर आप थिंकिंग उसको अलाउ करते हैं कि अगर ये इस तरह के रिप्लाई आएंगे या इस तरह के जवाब आए या इस तरह के क्वेश्चन आए, इसको आपने रिप्लाई नहीं करना बल्कि आपने क्या करना है, इसको इस तरह से जवाब देना है, ठीक है। तो ये सिस्टम्स के अंदर कुछ आप खुद लगाते हैं और खुद आप जो है उसके साथ वर्क अराउंड क्रिएट करके करते हैं। तो आपको उसको ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा। जी कोई और क्वेश्चन? ईमेल तो आपने बताया कि ऑटोमेटिक रिप्लाई होगा। हाँ। और एक वेबसाइट में मैसेंजर होता है, जी अगर वो भी ऑटोमेटिक रिप्लाई कर दे तो इस तरह से आपने वेरिएंट बनाया है कि हम अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक वो लगा दें या ईमेल में किसी तरह से कर दें, तो ऐसी कोई आपने देखिए इस वक्त अभी जो इवन के गूगल का जो पेड है चढ़ना है उसके अंदर भी ऑटोमेशन मौजूद हो गई है कि अगर आप चाहें तो उसके अंदर आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो चैट जीपीटी है उसके एजेंट भी अब आ गए हैं कि जो आपकी ईमेल के साथ कनेक्ट होकर सारा का सारा काम कर सकते हैं। इवन एक और वेब ब्राउज़र है कॉमेट्स के नाम से जो कि बेसिकली मानस का है, उसने भी क्या किया है कि उसने सारी अपनी जीमेल और सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया और कहा कि जी आप इसको इससे ईमेल भी जनरेट करवा के भेज सकते हैं। उसको उसमें काफ़ी हद तक रिस्क भी है अभी, ठीक है। अगर ये देखने की ज़रूरत है कि कोई ऑर्डर आ रहा है तो उस ऑर्डर को कैसे उसका रिप्लाई करना है, वो तो बहुत आसान है कि जी थैंक यू वेरी मच, आपको ऑर्डर में मिल गया, हम आपको भेज देंगे। लेकिन जहाँ पर कोई प्राइसिंग की बात है, क्वांटिटी की बात है, या तो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम हो तो वहाँ से वो जनरेट हुआ और जनरेट होने के बाद वो उसको इनवाइस कर दे या कोटेशन भेज दे, तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर एक ह्यूमन की किसी वाले से क्यूरी आ रही है कि यार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी और आपने किया था, अब उसको जवाब देना उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है कि अब उसको मैंने किस तरीके से लेकर आगे चलना है, कि उसने कोई इन्वेस्टमेंट की बात की है, किसी और चीज़ की बात की है, तो वहाँ पर आपके एआई को इतना इंटेलिजेंट या तो बनाया जाए या फिर जो है वो उसको ह्यूमन कंट्रोल में रख लिया जाए। तो आपके पास अब जेमिनी भी ये दे रहा है, चैट जीपीटी के अंदर भी ये मौजूद है, और साथ में आपके बहुत सारे छोटी मोटी एप्लीकेशन जिसको मैंने अभी बात की ना, एनाटेक की बात की मैंने, और बहुत सारे .com है, ये आपको फैसिलिटी करते हैं कि जी आप अपनी ईमेल के साथ इंटीग्रेट कर दें और उसके ऊपर अपना सिस्टम बना लें। तो आपकी ईमेल जैसे ही आएगी उसको एनालाइज करेगा और उसका रिप्लाई खुद ब खुद कर देगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है। अब बहुत सारी चीज़ें कि जिस तरह से एक मुझसे क्लाइंट ने कहा कि यार हमें बताओ कि ये इसका क्या प्रोसेस हो सकता है, कि उसके पास जो ऑर्डर आता है एक तो वॉइस व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज पे आ जाता है कि जी मेरा इतना ऑर्डर है, वो एक गोश्त यानी कि मीट डिस्ट्रीब्यूटर था और वो पूरे जो है साउथ अफ्रीका में उसका मीट का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। अब उसके पास या तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आता है, उसको बहुत पुराना लेगेसी बिजनेस था, या फिर उसके पास कोई नंबर आ जाते हैं कि भाई ठीक है मुझे इतना भेजना, टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ जाता है, या उसके पास ईमेल आ जाती है, और एक उसका अपना सिस्टम है जिसके ऊपर उसका ऑर्डर आ रहा है। अब ये 4 जगह से डेटा आ रहा है, आपने 4 जगह से डेटा इंटीग्रेट करना है। अब पहले वाले में कोई मसला नहीं है, ठीक है, कि जिस सिस्टम से आया हो गया, ईमेल आई उसमें कोई मसला नहीं है, आया एसएमएस आया यानी टेक्स्ट मैसेज चाहे व्हाट्सएप आया एसएमएस आया उसमें भी इतना बड़ा मसला नहीं है, उसमें ऑर्डर वगैरह सारी चीजें लिखी हुई आपने एक्सपेक्ट कर दी। जबकि वॉइस वाला मैसेज आ रहा है उसमें इशू है कि जब वो उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है, तो फिर उसको क्या करते हैं कि हम उनको हमने सोल्यूशन नहीं दिया कि यार जब मैसेज जो डिकोड होगा तो उसके पास एसएमएस चला जाए कि जिस पे वो कंफर्मेशन कर जाए, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए और कंफर्मेशन कर दे कि जी ये ठीक है, इसमें ये चेंजेस है, तो ये काम किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेशन। तो इसमें सर ऐसे टूल भी है जैसे हम शूट करके फेसबुक पे पोस्ट करते हैं और साथ उसकी डिटेल लिखते हैं, तो ऐसा हो कि हम पूरे वीक का शूट करके उसमें डाटा डाल दें, वो 1 by 1 डे बाय वो ये तो बहुत आसान है। कोई भी बहुत सारे देखिए अभी आजकल जो मार्केट ऑटोमेशन के टूल्स हैं ये सारे के सारे ये क्या है, ये आपको ये बता रहे हैं कि जी
आप पूरे महीने का सारा डेटा डाल रहे हैं। मैंने अभी तौर पर मैं भी आपको करके बताता हूँ, आपने जब प्रॉब्लम बताया मैं आपके साथ साथ सॉल्व भी करके बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मार्केट को प्रोडक्ट करना है और उसको हमने कहा कि 30 दिन का मुझे पूरा का पूरा इसका सोशल मीडिया प्लान बना के देते हैं, ये सारा का सारा प्लान बना के देते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे 30 दिन की सारी वेब ग्राफिक्स भी बना के देते, तो ये वेब ग्राफिक्स भी बना के दे देगा, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि जी मुझे अब इसकी जो है वो पोस्टिंग भी बना कर देते तो बना देगा। अब डेफिनेटली आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं उसको भी आप ऑटोमेट कर देंगे 30 दिन की, चाहे आप वो फेसबुक से करें, चाहे आप जो है लिंक्डइन से करें, चाहे आप कोई और दूसरा जिस तरह से मार्केटिंग के अंदर मैं जो टूल यूज करता हूँ, मैं होटसुइट को यूज करता हूँ और जो है वो सोशल चैम्प के नाम से पाकिस्तानी एक बंदे का ये है इंटरनेशनल ब्रांड, तो उसको मैं यूज करता हूँ अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो 30 दिन का या 15 दिन का या एक हफ्ते का किसी भी कैंपेन का हम बना लेते हैं। तो आप क्या करते हैं कि पूरे महीने की आपने बिजनेस कैंपेन अपनी रन कर दी है, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अब देखिए कितना टाइम आपका बच गया। आप पहले सोचते थे कि मैं 4 दिन की करूँ, 5 दिन की, हफ्ते की करूँ, अब वो पूरा। उसके ऊपर भी एक और चीज होती है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा 10 दिन के अंदर, तो आप अपनी ए/बी टेस्टिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो आपको ये भी बताएगा कि अच्छा ये रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप इसमें ये चेंज कर लें और नेक्स्ट अब 15 दिन की स्ट्रेटजी आपकी ये होगी, तो ये आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चीज़ों की तरफ आऊँगा, प्रैक्टिकली की तरफ, ताकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ। इसको मैं फाइंड अप करता हूँ थोड़ी देर में। So this is not a tool, this is a competitive advantage, but without the right leadership, even the best AI fails to deliver the results. अच्छा जी, अब अगर हम बात करें न्यू बिजनेस रियलिटी की, तो 80% B2B डील्स बिगिन विद द डिजिटल रिसर्च, ठीक है। अब बिजनेस में हर बंदा चाहता है मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, मेरी जो सोर्सिंग हो वो सबसे क्या हो, लीस्ट कॉस्ट के ऊपर सोर्सिंग होनी चाहिए मेरी। तो मैं इस लीस्ट कॉस्ट पे जाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिजिटल रिसर्च भी कर रहा हूँ यार, वो कौन सी कंपनीज हैं जो मुझे बहुत कम उसके अंदर ही काम करके दे सकती हैं। तो मींस के द AI driven traders growth 3x faster their traditional counterpart. तो दिस इज द स्टडीज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। नाउ बिजनेस के अंदर दो पार्ट ही हैं, टू ट्रेडर्स वन स्ट्रॉन्ग, कि अगर एक बंदा जो है वो in the global trade market you are the captain, the storm are supply chain disruption and regulatory chaos, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन। तो अगर इसको आपने समझ लिया और जहाँ से आपको सोर्स का बहुत पता है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बड़ा आसान है और आप कॉम्पिटिटिव होंगे। अगर आप लोकल सोर्स पे डिपेंड करते रहेंगे या किसी एक ही सोर्स पे डिपेंड करते रहेंगे, तो बिजनेस में कभी भी एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता, तो उसको हम आगे लेके चल रहे होते हैं। So this is one of the thing कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। नाउ हमारा जो मुकाबला है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ हो रहा है। बर्लिन जो है वो AI ड्रिवन डिजाइन की तरफ है। लॉजिस्टिक में दुबई ने अपने आप को इतना ज़्यादा लॉजिस्टिक के अंदर ऑप्टिमाइज कर लिया है और AI इनेबल्ड कर लिया है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्लैश पे जो क्वालिटी के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वो किया है। तो नाउ अब हमें भी सोचना है और हमें भी जो है वो कॉम्पिटिटिव होना है। मैं अगर थोड़ी सी बात करूं तो इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूं कि अगर योर न्यू रॉ मटेरियल्स आर अनटैप्ड गोल्ड माइन, यू डोंट नीड टू बाय न्यू डेटा, यू ऑलरेडी सिटिंग ऑन द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी AI आपके पास वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस कंट्री का डेटा चाहते हैं, किस बायर्स का डेटा चाहते हैं, कौन सा कॉम्पिटिटर्स है उनको देखना चाहते हैं। तो उसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दोनों चीज़ों को कैसे लेके चलेंगे। मैंने जिस तरह AI की बात की, तो AI में दो चीजें हैं कि जो ट्रेडिशनल AI थी वो ऑटोमेटेड था, जो मींस मशीन के पैटर्न देखना, प्रेडिक्ट फेलियर्स को देखना, 24/7 मास्टर क्राफ्ट्समैन। बट इस वक्त हम जनरेटिव AI के दौर में, जहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल राइट, डिजाइन द मार्केटिंग मटेरियल, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट टू एनी लैंग्वेज, और ये एज एन असिस्टेंट, ग्लोबल असिस्टेंट के तौर पर है कि आप किसी भी कंट्री में, किसी जगह पर भी आप ग्लोबल मार्केट को टैप कर सकते हैं। अगेन लास्ट में मैं एक चीज ये आपसे बात करूंगा कि ग्लोबल रीच, मैसिव लिवरेज एंड हाइपर पर्सनलाइजेशन का दौर है और यहाँ पर आपको AI को इस्तेमाल करने की जरूरत है और उसको बहुत ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है। अगर हम ये देखेंगे व्हाइल यू स्लीप द लास्ट नाइट, इंडिया योर कंप्यूटर आंसर 50 वायर इंक्वायरी यूजिंग AI एजेंट। आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि सुबह ईमेल आएगी, जवाब देंगे AI एजेंट, अब आप उनका काम कर रहे हैं।
Germany, by your buyer analyze 100 supplier bids with the AI to find the best price. Your shipping agent optimize 100 route to select the logistic cost. जैसा मैंने अभी पिछली जो बात की कि UAE जो है वो इस वक्त ऑप्टिमाइज के स्लैश के मामले लॉजिस्टिक के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रहा है. So this is the many battlefields. और हम उसके ऊपर जब जाएं तो बात करें तो हम ये कर सकते हैं कि जो काम पहले हम मैनुअल डेटा एंट्री से या ईमेल से ऑर्डर लिया करते थे, हम कट कॉपी एक्सेल में या किसी पोर्टल पे डाला करते थे और बाद का ह्यूमन एरर एचएस कोड या वेट के अंदर आ जाया करता था. अब ये सोल्यूशन जो है वो 3 मिनट के अंदर एआई रीड भी करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट भी करता है, ऑटो फिल इनवॉइस भी बनाता है, पैकेजिंग लिस्ट भी आपको क्रिएट करता है, इंस्टेंट वैलिडेशन भी करके देता है. नाउ यू कैन सेव द 50 hours per month for your business. So this is the shortest use case जो हम अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इस बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल टीम की ज़रूरत नहीं है. You can do it yourself many things, but आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इसको काम को करेंगे. अच्छा जी, मैं आज आपको थोड़ा सा एक बताऊंगा कि आप अपना एक डिजिटल एडवाइजर, एआई एडवाइजर कैसे बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे. और लेकिन पहले आपने ये सोचते हैं, ऐसा ही होता है कि आप लोगों के पास कितने लोगों के पास पेड अकाउंट है जीपीटी का? 1 2 3 4 5, ठीक है. तो ये जो फैसिलिटी है, देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है. कोई फ्री में हर चीज़ नहीं मिलती. जो स्पेशल फीचर की चीज़ें हैं वो स्पेशल चीज़ें जो है वो स्पेशल जगह पर आपको मिलेंगी. एंड नाउ सबसे पहले आपने ये सोचना है कि आपको डिजिटल ट्विन बनाना किसका है, ठीक है. आप इवन के फैक्ट्री मॉडल का भी डिजिटल ट्विन बनता है, ठीक. लेकिन मैं उसके नहीं जाऊँगा डिस्कशन में, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जी आपने उसको देखना है कि किस तरीके से. मैं छोटा सा बताने के बाद फिर मैं प्रैक्टिकल वाली साइड पे आपके पास आ रहा हूँ कि एक मैप योर रियलिटी आप देखें कि कौन सा ऐसा पेन एरिया है जहाँ आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क होते हैं और उनको आप देख रहे होते हैं. मैं एक छोटा सा मैप बनाया कि जी ऑर्डर रिसीव हुआ, मटेरियल की सोर्सिंग हुई, प्रोडक्शन हुई, क्यूसी, डॉक्यूमेंटेशन एंड शिपिंग. तो मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, माइट बी आई एम रॉन्ग, दैट इज द क्यूसी एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है. तो अगर हम ये देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब हमें इस मॉडल में कुछ पेन एरिया को खत्म कैसे करना है, किस जगह पर हमें प्रॉब्लम आ रही है. तो अगर उसको हमने देख लिया और उसकी पावर को हमने सोच लिया तो आई थिंक कि हम उसको आसानी के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी. सो रोड मैप आप लोगों के लिए है कि सबसे पहले देखें कि कोई भी कोपायलट टूल, जनरेटिव एआई, आप किसी में भी एक बंदे को चैंपियन बनाएं अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में जिसको समझते हैं किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग के डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो. उसका टारगेट देंगे कि तुमने 10 घंटे पर वीक बचाने हैं एआई से. वो कैसे बचा सकते हो? तो देन यू गो विद वन बाय वन और फिर सेल्स की तरफ लेकर आए, फिर उसके बाद और आगे लेकर आए उसको. और अगेन जब 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई और यूज केसेस मिलेंगे जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके जी, पेयर नेटवर्किंग आपस में मैं तो ये कहूँगा कि जो सेलपोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज है ये अपना एक कंसोर्शियम एआई का बनाए, आपस में लर्न करें, इंडस्ट्रीज प्रोफेशनल्स को आप इनवाइट करें, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को इनवाइट करें और उनसे यूज केसेस सॉल्व करने की बात करें कि किस तरीके से आप उनको कर सकते हैं. सो दैट्स टुगेदर सेलपोर्ट कैन फास्टर एंड रीच द ग्लोबल मार्केट. सो आई थिंक who will lead AI revolution. मेरे ख्याल से सब लोग ही चाहते होंगे कि जी सेलपोर्ट जो है वो AI enabled हो, AI powered हो और जो सेलपोर्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने ये सोचना है कि आपका रोल क्या है, आप कौन हैं, किस तरीके से हैं और क्या चीज़ आप करना चाह रहे हैं. जब आप पेड अकाउंट में होते हैं तो पेड अकाउंट में आपके पास एक फैसिलिटी होती है जिसको GPTs का नाम दिया गया है. ये GPTs बेसिकली पर्सनल असिस्टेंट हैं, एडवाइजर्स हैं, एजेंट्स हैं जिनको आप अपना कोई भी काम, टास्क असाइन भी कर सकते हैं और उसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. मैं अगर आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल
मैंने अपना एक एडवाइजर बनाया है, बोर्ड ऑफ एडवाइजर, जिसको मैंने कहा कि जी वर्चुअल एडवाइजरी बोर्ड मेरा ये है, और मैं इसके अंदर इसकी फील्ड्स के ऊपर जाता हूँ और मैं इसको बताऊंगा कि सबसे पहले मैं इसको नाम बताऊंगा कि ये मेरा एडवाइजर का नाम क्या है। उसके बाद मैं उसको दूंगा डिस्क्रिप्शन कि ये करता क्या है, क्या करेगा। फिर उसको बताऊंगा कि तुम्हें शो कैसे करना है अपने आप को और किस तरीके से आप उसको लेकर चल रहे हो। मिसाल के तौर पर मैंने इसको कहा कि यू आर द एक्टिंग एज अ वर्चुअल बोर्ड ऑफ एडवाइजर फॉर वॉरी वेंचर्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड इंटरेक्शन विद दिस वन, वेलकम टू बोर्ड। अब मैंने अपनी तमाम कंपनीज के नाम इसके अंदर ऐड किए हैं, साथ में मैंने उसको बताया कि तुमने क्या करना क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, तुमने मुझे एडवाइस देनी है, ठीक है, कि किस तरह की एडवाइस है। और मैंने कहा कि जब तुम मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो दोगे वो टोनी स्टार्क की दोगे, एलन मस्क की दोगे, स्टीव जॉब की और सुंदर पिचाई के हिसाब से दोगे। जो मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए है जॉर्डन बेलफिट, कॉलिन स्टैनले, गेरो केवेस्की, नील पटेल, फिलिप कॉटलर, एलेक्स हनूजी की सारी स्ट्रेटेजी बताओगे। स्ट्रेटेजी में मैंने नाम दे दिया जी नथन फरका, रिचर्ड ब्रैंसन, बिल गेट, वॉरेन बफेट। एचआर के लिए मैंने 2 नाम दे दिए और फाइनेंस के लिए मैंने अलग नाम दे दिए। अब जो इसकी मैंने इसको जो बताया है तो ये इसी तरीके से ट्रीट करेगा। और इसको मैंने क्या कहा कि जी आइडेंटिफाई रेलेवेंट कंपनी, प्रेजेंट 2 to 3 एडवाइजर व्यूज, कि जो चीज से पूछूं तो मुझे व्यू भी दे और मुझे बताए कि करना क्या है क्या नहीं करना। अच्छा, ये चीजें कहाँ से आएगी कि यू आर द ट्रस्टेड एग्जीक्यूटिव को-पायलट नॉट अ कैजुअल असिस्टेंट। तुम मेरे एग्जीक्यूटिव को-पायलट हो, एग्जीक्यूटिव एडवाइजर हो। साथ में हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी कि नॉलेज इसको क्या देनी है। नॉलेज में आप अपनी जितनी भी कंपनी की फाइलें होती हैं वो कंपनी की सारी फाइलें अपलोड कर देते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले कि आपकी कंपनी है क्या, कैसे है, किस तरीके से हो सकती है। अब इससे जो सवाल आप पूछेंगे तो मैं ये मुझे जवाब देगा कि जी इसके अंदर क्या चीज हो सकती है और किस तरह की चीज हो सकती है। तो ये आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देगा कि जी हम अगर एक चैट जीपीटी बनाना चाहें बिजनेसमैन के लिए तो किस तरह से बना सकते हैं। तो ये मुझे बताएगा कि ये करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसके साथ कोई ऑटोमेशन करना चाहूँ, मैं इसमें वेबसाइट भी कर सकता हूँ, मैं कैनवस भी ला सकता हूँ, मैं इसको भी जनरेट करा सकता हूँ, मैं इनके कोड भी कर सकता हूँ। और अगर मैं कोई नए एक्शन, कोई नई चीज़ करना चाहूँ तो मैं उन चीज़ों को भी, ऑटोमेशन को भी ला सकता हूँ। तो दिस इज द वे कि आप क्या करते हैं कि अपना कोई भी एक एडवाइजर बना लेते हैं। लेट्स सी क्यों एडवाइजर में, अब इसको ट्रेन करना भी जरूरी है, इसको पूरा ये बताना भी जरूरी है कि तुम जो है जो सुंदर पिचाई का सारा मॉडल पढ़ो और वो कैसे काम करता है उसको बैट करो। जब आप ये करते जाएंगे तो ये आपको देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैंने एक सीजो का एडवाइजर बनाया जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एडवाइजर है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का एक को पायलट बनाया और वो उसको मैंने बताया कि तुम कौन हो, क्या हो और क्या करते हो। अच्छा, ये बड़ा आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है कि आपको ये चीज़ें बनाने में कोई परेशानी हो। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रैटेजीज दी, मैंने इसको बताया कि तुम क्या करना है तुम्हें। ठीक है, उसको मैंने बताया कि तुम ये कर सकते हो, तुम स्ट्रैटेजी की एडवाइस दोगे, तुम जो है रिकमेंडेशन दोगे, डू क्या है और डोंट्स क्या है। मैंने डोंट्स भी बता दिए कि डोंट गिव वेट और जनरेट आंसर विदाउट कॉन्टेक्स्ट, डोंट जनरेट कोड एंड स्क्रिप्ट विदाउट एक्सप्लेनेशन और सेफगार्ड, डोंट अज्यूम कंप्लीट विजिबिलिटी रिक्वेस्टेड डेटा इफ अनसर्टेन। तो ये मैं इसको डू एंड डोंट्स भी बता सकता हूँ कि तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे। और अगर मैं इससे कोई सवाल पूछना चाहूँ तो ये मुझे सवाल का जवाब भी दे देगा, लेकिन मेरे अपनी ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सवाल का जवाब देगा। तो जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको चाहिए कि अपना एक $20 का पेड अकाउंट लें। और पेड अकाउंट $20 इज नॉट द कॉस्ट, उससे आप
$20 से जो है वो $2,000 का बेनिफिट गेट कर रहे होंगे। तो पेड अकाउंट में ही आपके पास होगा कि ये चीज़ किस तरीके से बनी हुई आ रही है। अगर आप मुझे कहते हैं कि हमें एक एडवाइजर बनाना है, ठीक है, तो मैं ChatGPT से कह के भी अब एक एडवाइजर बना सकता हूँ यदि मैंने एक नया जो है वो एडवाइजर बनाना है। तो आप एक नया एडवाइजर भी बना सकते हैं। तो दिस इज द वे दैट कि आपने कोई भी नया एडवाइजर बनाना हो, एक्सप्लोर करना हो, तो आप एक नया एडवाइजर, नया ChatGPT का असिस्टेंट अपने लिए बना सकते हैं। तो दिस इज द वे कि अगर मैं सिंपल सा कहूँ इसे कि किस तरह का एडवाइजर बनाना चाहेंगे आप? हमने भी एक फैब्रिक डिटेक्शन के ऊपर कुछ काम किया था और उसके ऊपर हमारी जो कोलैबोरेशन है वो मास्ट के साथ है और वहाँ हमारी एक लैब है, उसके लिए हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से हमने भी एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ थोड़ा सा काम कर रहे हैं और जो फैब्रिक डिटेक्शन है उसके ऊपर कि उसमें कोई फैब्रिक के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अंदर कोई एरर ना हो, उसके अंदर कोई जो है ना हो, उसको डिटेक्शन करने के लिए एक तकरीबन 17 पैटर्न के ऊपर हमने काम किया है और उसके ऊपर ये कहा है कि कोई कपड़ा जब उस फैब्रिक को डिटेक्ट करके बता दें कि इसके अंदर कहीं पे कलर का कोई प्रॉब्लम है, कहीं धागे का कोई प्रॉब्लम है या कोई किसी और किस्म का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इस स्टडी में आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो भी हमारा काम हो भी गया है और इस पर काफ़ी हद तक जो है वो हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। AI में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी भी होंगी कि इस वक्त कहने को ये नज़र आ रही होंगी कि जी ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल टाइप की है या मैं तो ये कहूँगा कि जी अभी हम एवोल्यूशन के दौर में हैं। जो बातें हम किताबों में या बहुत सारी चीज़ों में पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो जनरेटिव AI है जिसको मैं कम्युनिकेटर कहता हूँ। तो कम्युनिकेटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें हम किसी भी किस्म का डेटा या कोई भी चीज़ हम उसको जनरेट करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के अंदर हमें स्टिल जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। अभी हमने एक नंबर 111122 के लिए काम किया है और एक जो है हमने 1122 सिंध के लिए, जिसके अंदर हमने उनका एक सिस्टम पे कि कॉल कैसे ट्रांसफ़र होगी और कॉल पे आती है तो उसको रिप्लाई कैसे दिया जाएगा। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि फैब्रिक डिटेक्शन पे हमने काम किया। मैं इसको अभी आपको दिखाता हूँ।
चलिए AI मैन्युफैक्चरिंग की एग्जाम्पल है। AI की फैब्रिक डिटेक्शन प्रॉब्लम को कि हमने सॉल्व कैसे करने की कोशिश की है। तो मैनुअल फैब्रिक इंस्पेक्शन स्लो, इनकंसिस्टेंट एंड एक्सपेंसिव होगी, तो हमने कहा कि रियल टाइम सोल्यूशन होना चाहिए जिस तरह से इसकी इंस्पेक्शन की जा सके। तो सम ऑफ दैट के लिए ह्यूमन आई से भी बाजू का पॉसिबल नहीं होगी। सो डिटेक्ट 34 टाइप ऑफ द फैब्रिक डिफेक्ट्स पे एक्यूरेटली इसको किया गया और रन टाइम पे हमने देखा कि 30 FPS के ऊपर हमने इसको किया। बेसिकली हमारे साथ हमारे जो डॉक्टर हमाद साहब हैं, हमारे पार्ट ऑफ दी एक्सपी हैं और साथ में प्रोफेसर भी हैं। तो ये प्रॉब्लम हमने इंडस्ट्री से ली है और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसमें तकरीबन 60,000 समथिंग डिफेक्ट एनोटेशन की 34 यूनिक डिफेक्ट कैटेगरीज बनाई। और ये कैटेगरीज बेसिकली एक्सप्रेशन मार्क्स हैं, ब्रोकन अपेंडिक्स हैं, ब्रोकन रैप्स हैं, बर्न मार्क्स हैं, और ताकि जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को के मुताबिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इनको सॉल्व किया जाए। अब ये सारा का सारा ये जो डिफेक्ट कैटेगरीज बनाई और देखा, ये सारी की सारी किससे की हैं, ये हमने मशीन लर्निंग और द कंप्यूटर विजन, ठीक है, इन दो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हमने ये सारा के सारे तमाम काम किए हैं। और ये बेसिकली AI की कोर टेक्नोलॉजी साइड है जहाँ से हम ये कर रहे हैं। अब डेफिनेटली इसका फ़ायदा क्या है कि अगर ये जब होता है तो हमें पता है कि ये किस तरीके से ये ओरिजिनल और ऑगमेंटेड सैंपल किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसके अंदर हमने उसका AI का मॉडल बनाया और AI के मॉडल ने उसको डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद बताया कि जी ये इस जगह पर कपड़े के अंदर फैब्रिक के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दिस इज द बेसिकली वन प्रॉब्लम वी सॉल्व थ्रू द AI फॉर द लोकल इंडस्ट्री, वन ऑफ द टेक्सटाइल ग्रुप। उसके लिए हमने इसको रन करके देखा है और उस पर चला कर देखा है और वी गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। डेफिनेटली एक दिन में मॉडल अभी तक तो 6,000 हमने जो है वो पैटर्न किए हैं, लेकिन जब आहिस्ता इसको बढ़ते जाएंगे ये और बहुत डेटा उसके पास आता जाएगा तो उससे ज़्यादा भी पैटर्न इसमें डिटेक्ट हो सकते हैं। और इन्हीं पैटर्न में जब डेटा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा तो ये और ज़्यादा मैच्योर मॉडल हो जाएगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पर हम अपनी क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं और वहाँ पर हम AI का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि एक थोड़ी सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें ज़्यादा, इसका अगर हम POC की भी बात करें तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। डेफिनेटली टीम्स, GPU मशीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें। तो दिस इज़ द, मैं ये कहूँगा कि जब कोई भी इंडस्ट्रीज को करे तो पहला स्टेज ये है कि वो पहले अपने जनरेटिव AI से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे और साथ साथ इन चीज़ों को पायलट करने के ऊपर लेकर जाए। और उसका जो सबसे बड़ा बेहतरीन, जिस तरह मैंने 3 स्टेप बताया कि मैप द वैल्यू के लिए कहाँ पर आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा स्टूपिड टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहा है और उसको पहले सही करें हम और उसके अंदर हम उसकी कॉस्ट सेविंग करें। सेकंड स्टेप पे फिर हम देखेंगे कहाँ से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं ऑटोमेशन करके। तो ऑटोमेशन इज द सेकंड थिंग जिसके ऊपर हमें फोकस होना चाहिए। और थर्ड जो है फिर हम इस तरह की प्रॉब्लम एरिया देखें जो इंटरनेशनल मार्केट डायरेक्टली हिट कर रही है हमें और हमारी क्वालिटी के ऊपर, तो उसको हम फिर इस तरह की रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ हम लेकर चलें। और मैंने इसलिए कहा था ना कि हमें जिस तरह आप लोग SAI का एक कंसोर्शियम बनाए जिसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इंडस्ट्रीज के लोगों को शामिल करें तो वो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर सकें। तो ये भी इसी तरह का एक सिस्टम या ये जो वह काम कर रहे हैं फैब्रिक डिटेक्शन में, डिफेक्ट डिटेक्शन का,
तो ये सारा का सारा जो है ये भी बेसिकली एक इंडस्ट्री एकेडमिया और के साथ एक मिलकर जो है वो काम किया जा रहा है। तो दिस इज द वन ऑफ द एरिया जिसके आप काम कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन इसमें इसके बाद भी अगर हम उसको देखना चाहें, आपके जहन में कोई एजेंट बनाने से मुतालिक हो और तो वो मुझे बताएं कि मैं उस पर आपको कोई गाइड कर सकूँ, या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में। मार्केटिंग से रिलेटेड और लीड जनरेशन किस तरह करें इसको यूज़ करते हो, एसईओ, ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर जो प्रैक्टिकली बता सकें। देखिए जो मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल मैं जब भी कोई एक बना रहा होता हूँ, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट देता हूँ उसे और मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना मैं zoom कर देता हूँ फॉर यूएई मार्केट। ठीक है, मैंने इसको कहा कि क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर यूएई मार्केट, स्पेशली P2P एंड D2G। मैंने बता दिया 2 मार्केट लेनी है, इसको जो है मैंने टारगेट करना है और मैंने इसको कहा कि मुझे गिव मी 30 days या 60 days प्लान। तो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे सियालकोट से लाइक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अगर आप इसमें डालते हैं बजाय कि आप अपना ब्रांड और ठीक है, सर्विस हम डाल देते हैं। आप मुझे बताएं कि स्पोर्ट्स लेट्स से फुटबॉल मतलब फॉर हाँ आवर वेबसाइट के लिए फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड में यूज कर लेते हैं। स्पोर्ट्स के लिए वेबसाइट कोई भी आप वेबसाइट बता दें मुझे, स्पोर्ट्स का बता दें कोई भी। फॉरवर्ड स्कोप के मेरा वेबसाइट होगा sports.forward.com फॉरवर्ड डॉट पे तो ये आपने क्रेडिट जो आपका अपना बनाया वो आपने नहीं, ये इतना है। अच्छा जी, अभी इसको हमने दिया था B2B और B2G, ठीक है। अब मैं इसको B2C कहूँ तो फिर वो डिफरेंट होगा, ठीक है।
बेसिकली एजेंट आपने इसलिए चूज किया कि वो हर वेबसाइट पे जाके चेक कर रहा है वो कहाँ से हाँ, बेहतर हो सकता कहाँ से कहाँ सारा डेटा उठा के लेकर आएगा, डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट मार्केट से, डिफरेंट जगहों से, तो उसको सारी चीज़ें पता है कि किस तरह से ये सारा डेटा लेकर उसके बाद आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना के देगा। अब नाउ ज़रूरी नहीं कि इसकी जो 100% स्ट्रैटेजी उसमें हमने कोई, लेकिन आपको इतना कम्प्रीहेंसिव डेटा दे देगा कि आपका जो पहले हम गूगल पे जाके रिसर्च किया करते थे जिसमें हमारा टाइम बहुत ज़्यादा दिन लगते थे, और वो दिन नहीं लग रहे हैं, मैक्सिमम मिनट लगेंगे। बिल्कुल हमें पहले कीवर्ड्स भी देखने पड़ते थे कि पहले कीवर्ड भी देखने पड़ते थे, अभी देखना उसने ट्रेंड भी निकाल दी है, सारी चीज़ें लीगल फ्रेमवर्क भी बता दी है, तो उसने वेबसाइट मूव डॉट से करंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का भी बता दिया, ई सप्लाई बार्ट का जनरल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल भी बता दिया, सारी चीज़ें ये स्टोर करके बताएगा आपको कि क्या चीज़ें और कहाँ पे कैसे करनी है। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स कि जिस तरह से आप पूरा का पूरा अपना कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो दिस इज अब प्रिंट और टॉप को कह रहा है, तो ये आपको पूरा, तो हम कंट्री वाइड जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपकी है उस प्रोडक्ट को आप लें और उस प्रोडक्ट को आप अपने कंट्री वाइड जो है वो चेंज कर लें। नाउ उसको ये भी बता सकते हैं कि जी हमने किन पोर्टल्स के ऊपर जाना है, किन पोर्टल्स पर हमने अप्लाई करना है, तो ये भी आपको बताएगा। फिर आपको नहीं पता तो उससे भी आप उसको देख सकते हैं। अब trade.com है, सेलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या पब्लिक सेक्टर को ज़रूरत है या नहीं है, तो आप उसको कोई प्रपोजल भी डेवलप करवा सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ फलां को हमने देना है, तो उसमें क्या हो सकता है, या अब फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप होना है फुटबॉल का, ठीक है, सऊदी अरब में, तो हम कैसे उसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ के लोकल वेंडर को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और किस तरह से हम फ्यूचर प्लान्स में, तो वो आपको 10 ईयर्स आगे के ऐड बता सकेगा कि किस तरह से हमने इसको चीज़ें करनी है। तो नाउ पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट है, टेंडर डॉक्यूमेंट को रीड करके आपको बता पाएगा कि किस तरह से आपने इसको टेंडर को अप्लाई करना है और किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट को आपने मीट करना है। तो नाउ दिस इज डूइंग द वर्क। अच्छा, ये मैंने एजेंट के थ्रू किया है, ये नॉर्मली टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन ये आपको रिजल्ट जो है वो काफ़ी एक्यूरेट ला के देता है। जो अगर बगैर आप एजेंट के करते हैं, सिंपल करते हैं, तो आपने सिंपल भी होता है क्योंकि वो बहुत शॉर्ट जल्दी लेकिन शॉर्ट आंसर ला के देता है, उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी होती है। देखिए यूए की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसने गाइड उठाई और उसने उन गाइड्स को भी पढ़कर जो है वो सारा का सारा आपको डेटा लेकर देता है। तो इट मींस कि दिस इज द रिसर्च इज वेरी कम्प्रिहेंसिव। जैसे मैं कहता हूँ कि $20 जो है वो उस लिहाज से कुछ भी नहीं है उसके साथ। ये वो सारे के सारे देखिए उसने ट्रेंड उठाए हैं, यूए सोशल मीडिया पेनिट्रेशन किस तरीके से की जाएगी और किस तरह से होगी, और वो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के सारे जितने आर्टिकल्स हैं करने के साथ आपको को सारे मिल रहे होंगे। तो दिस इज द वन थिंग जिसको आप देख सकते हैं। और अगर यही चीज़ अगर मैं सिम्स की बात करूँ कि सिंपल से उसमें ChatGPT में, जिसमें मैं एजेंट नहीं लगा रहा लेकिन सिंपल सा आपको अक्सर करना चाह रहा हूँ, और मैं इसको B2B भी हटा देता हूँ, खाली मैं मार्केट की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको देता हूँ B2B, ठीक। और अगर मैं इसको सिंपल में कर दूँ तो ये फौरी तौर पे जो है ना आपको रिजल्ट कुछ सर्विस करेगा और उसको रिजल्ट देना शुरू कर देगा कि ये क्या चीज़ हो सकती है स्ट्रैटेजी और किस तरीके से स्ट्रैटेजी को देखा जा सकता है। तो ये बहुत शॉर्ट स्ट्रैटेजी और उसने बनाकर आपको दे दी है, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे किस तरीके से 1 by 1 को आपने एक्सपेंड करेंगे, तो हर एक को उसको चाहे तो आप उसको 20 पेजेस में भी लेके जा सकते हैं, 30 पेजेस में भी लेके जा सकते हैं। तो ये आपको एक स्ट्रैटेजी, क्विक स्ट्रैटेजी मिल गई है कि किस तरीके से इसमें करना है, कि पाकिस्तान का एडवांटेज क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फोकस क्या है, गो टू मार्केट क्या है, फाउंडेशन एंड पोजिशनिंग, स्पेसिफिक वेबसाइट लैंडिंग पेज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में बनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, डिलीवरेबल क्या होंगी आपकी, आउटरीच कैसे करनी है, लिंक्डइन के थ्रू करना है, डायरेक्ट स्टोर्स को करना है, प्रोक्योरमेंट लीड को, सीएसआर के हेड को, लीड के ऑर्गेनाइजर्स को, ये तमाम की तमाम जो है वो आपकी चीज़ें बता रहा है। लेकिन मीनवाइल अगर आप साथ में ही देखते हैं तो अभी तक वो
जो डिटेल बनाना था, कम्प्रिहेंसिव बनानी थी, उसके ऊपर वो अपना काम अभी कर रहा है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जनरलाइज क्विक रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप कर लें, वो आपको अनपेड में भी मिल जाएगा। जो पेड वाले में है वो फिर आपको थोड़ा सा डिटेल रिसर्च ओरिएंटेड मिलेगा, जहाँ बाकायदा जो है वो उसने मल्टीपल जगहों से रिसर्च कर आपको दी हुई होगी। तो नाउ चॉइस इज योर। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये भी बुरी नहीं है कि अगर आपको एक ठोस आइडिया मिलता है तो उसको स्पेसिफिकली बढ़ाकर दे देते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि भी मुझे जो है वो फेज 2 को और डिटेल में कर दिया जाए तो ये मुझे फेज 2 की डिटेल जो है वो बना के दे सकता है। कि मैं इसको ये कहता हूँ कि गिव मी डिटेल इन फेज 2, क्योंकि मुझे उसका डिटेल प्लान फॉर फेज 2, तो ये आपको फेज 2 का कंप्लीट डिटेल प्लान बनाकर दे देगा कि ये आपका फेज 2 में आउटरीच और उसकी किस तरीके से होगी। क्या आपने 150 से 300 क्वालिफाइड B2B डिसीजन मेकर के कनेक्शन बनाने हैं, एक्टिव कन्वर्सेशन करनी है, उनको कॉल और मीटिंग करनी है। नाउ किस तरह से आउटरीच करेंगे, वो आउटरीच का तरीकाकार आपको बता दिया इसने। अगर इसको भी चाहेंगे तो और डिटेल में भी ये आपको बना कर देगा। मीन्स किसी कन्वर्सेशन पर है कि आप किस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अगर मैं तो कहूँगी कि मुझे इसकी पूरी सिर्फ B2B की पूरी स्ट्रैटेजी दे दे अलग से, तो वो मुझे अलग से B2B की स्ट्रैटेजी दे देगा। तो दिस ऑल अबाउट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव किस तरह का और कैसा है, तो उसके ऊपर वो सारी चीज़ों को बना रहा होगा। अब नाउ इतनी रिसर्च करने के बाद आपने इसने अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करना शुरू कर दिया। पहले उसने रिसर्च की सारी, उसके बाद अब ये अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। और उसको क्या नजर आया है कि ये प्रोटोकॉल ये नजर आ रही है चीजें। So this is the one of the idea कि कैसे आप B2B को आप ChatGPT को, Gemini को, मानस को, किसी को भी आप एक बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यही डेटा लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये डेटा मेरे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ और मेरे पास एक दूसरा टूल है मानस। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बना कर दे दे। अच्छा, आपने जो कहा था कि ऑटो ईमेल रिस्पॉन्स है, हाँ, उसको कौन सा टूल यूज करते हैं? ये मानस को भी हम यूज कर सकते हैं। कनेक्ट किसके साथ करना है, सिलेक्ट के साथ, जीमेल के साथ, किसके साथ करना है, तो यहाँ पर फिर आपको ऑटोमेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने जीमेल के साथ कर दिया तो आपको जीमेल के साथ, कस्टम एपीआई के साथ करना है तो आप कस्टम एपीआई के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपने वेबसाइट के लिए कर सकते हैं तो आपको जीमेल के साथ करना है, ड्राफ्ट, रिप्लाई, सर्च योर इनबॉक्स, सारे के सारे आप चीज़ें इसके साथ कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन जो है वो आप, मैंने इसलिए नहीं किया होगा कि मैं भी चाहता कि मेरे इस कनेक्शन हो। अगर मैं कोई मेरा जो सेल वाला लड़का है उसमें कनेक्ट किया हुआ है, वेबसाइट पे अगर आपकी एपीआई बनी है तो आप वहाँ पे चैटबॉट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास अब एपीआई को कनेक्ट करना या किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके जवाब देना कोई मसला नहीं है। आप चाहे जीमेल पे हों, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे हों, या आपकी अपनी वो हो क्या कहते हैं कस्टम डोमेन हो, तो वहाँ कस्टम एपीआई के थ्रू आप कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं। आप चाहे तो ग्रॉक के साथ कर सकते हैं, किसी एडवर्टाइजमेंट के साथ कर सकते हैं, मेलचिम्प की मार्केटिंग के साथ कर सकते हैं, आप अपोलो के साथ, मैंने कहा ना B2B लीड जनरेट करने के लिए, सेल जनरेट करने के लिए अपोलो बहुत अच्छा टूल है, तो आप अपोलो को भी आप यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द गुड थिंग कि अब इतनी ज़्यादा इंटीग्रेशन हो गई है कि आप उसको फॉर मोड ऑफ कैरेक्टर्स अच्छा जी, अब ये पूरी की पूरी इसने आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर रिसर्च की बुनियाद पर ये सारी की सारी दी है। ना उसको आप अपने पैटर्न के वीक वाइज उसने सारा का सारा प्लान भी दे दिया, एसईओ को भी दे दिया कि फुटबॉल सप्लायर तो भाई ये आपने यूज़ करना है, स्पोर्ट इक्विपमेंट यूएई ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं,
ये हर चीज़ टिकटॉक पे आपने क्या करना है, ये सारी वीक वाइज आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी इसने दे दी। इसको और मजीद करना हो वो और मजीद इसको करके दे देगा। तो इस मीन्स कि ये आपको रिसर्च बेस्ड पर काम करना हो तो वो भी कर देगा, नॉलेज बेस्ड करना होगा तो उसके हिसाब से भी कर देगा। जिस तरह से भी आप उसको यूटिलाइज कैपिटलाइज करना चाहें वो कर सकता है। अगर आप चाहें कि मैं एआई का सेल्स एजेंट बना दूं तो आप एआई का अपना सेल्स एजेंट बना सकते हैं। आप अपना एक खुद का चैट जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं कहता हूँ कि मुझे एक नया जीपीटी बनाना है और इसको कहना है मैंने B2B लीड एडवाइजर। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग फॉर forward sport as a B2C lead generator. So create my custom GPT and give me script. अभी कस्टम जीपीटी का पूरा मुझे इनके बना कर दे देगा किस तरीके से और कैसे होना है। नाउ मैंने अभी इसी वक्त ही आपको एक प्रेजेंटेशन भी बना के बता दी कि कैसे आप फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की अपने वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए बना दी है। यदि आपका 35 साल का एक्सपीरियंस, 4 स्ट्रेंथ, ठीक है, आउटरीच का प्लान क्या होगा आपका, किस दिन से स्टार्ट होगी, एंगेजमेंट कैसे करेंगे, कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट होगी, कितना रेवेन्यू जो है वो आप एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि कितना रेवेन्यू आएगा, ठीक है, 62 मिलियन 2 मिलियन डेली में होगा, कहाँ से कितना आपके पास जो है वो 50% टारगेट कौन सा है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी सेकेंड ईयर में, और ये आपको पूरी प्रेजेंटेशन बनाकर सेल्स की। तो दिस इज द पावर ऑफ द एआई। या विद इन द 10 मिनट हम बैठे हैं और 10 मिनट के अंदर हमने स्ट्रैटेजी भी बना ली और स्ट्रैटेजी भी प्रेजेंटेशन भी बना ली। आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ठीक है, आपने जिस तरह से आप जो फैमिली जिनका बिजनेस है तो बच्चे जो हैं वो सारे यंग जनरेशन जो है वो बेसिकली अपनी लेगेसी से, जो अपने बिजनेस से उसके कुछ और ब्रांड जनरेट कर सकते हैं। तो नाउ इट्स वेरी इजी टू लॉन्च। इवन क्या आपको उसकी वेबसाइट बनानी है या कोई और चीज़ करनी है तो आप अपनी वेबसाइट भी बड़ी आसान से बना सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी को कहता हूँ कि क्रिएट लैंडिंग पेज इन सिंगल website HTML/CSS for UAE market। तो अब आपको ये क्या करेगा कि ये आपको एक सिंगल पेज वेबसाइट भी बनाकर दे देगा।
मैंने इसको थोड़ा सा जनरल लिखा है, इसको और मोर स्पेसिफिक करके लिखूंगा तो ये मुझे मोर स्पेसिफिक बनाकर दे सकता है। दिस नॉट इज द मोर फायर, मुझे अभी बहुत फास्ट या उस पर नहीं चाहिए तो मैं उसको दे सकता हूँ इस तरीके से। अब ये देखें, ये इसने यहाँ दूसरा जब कर रहा है तो उसने नाम दिया कि जी तुम क्या हो कि B2B लीड एडवाइजर हो, और इसने ये मुझे दी इंस्ट्रक्शन, मैं उसमें भी ऐड करूँगा। हम यहाँ पर डाल रहे थे इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शन ठीक है जी। AI powered lead generate consultant for the forward sport, identify qualified as this one institutional government clients। अच्छा जी, अब ये और क्या क्या कर सकता है, ये हमारे साथ अभी इसमें इंस्ट्रक्शन देगी सारी। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है ये हम इसको जब दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या करेगा, एक एडवाइजर बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए अब you are B2B lead generation, warm, engaging assistant for the forward sports, your mission to attract qualified potential business government buyer for the high quality। तो अब इसको आप इस्तेमाल करते हुए आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ कनेक्ट करें, वहाँ से डेटा लें और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा जी, ये इसने अभी एक लैंडिंग पेज टाइप की चीज़ अभी बना रहा है, फिर पूरा का पूरा पेज भी बना दिया। तो आपने अपना कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना है, टेस्टिंग करनी है, तो ये सारे काम आपको करके दे सकता है। तो दिस इज द वन ऑफ थिंग जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज से एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन था, जिसका मतलब ये था कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हाउ दिस कैन बी कैपिटलाइज्ड फॉर द डिफरेंट टास्क एंड डिफरेंट थिंग्स। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आपका इसमें आप एक बार कह रहे थे कि आप पे करके $20 इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा काइंडली बताएं क्या किस तरह अकाउंट का, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है, इवन मेरे पास है ये पेड अकाउंट पर मेरा मैनेजर चला रहा है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, उनका इधर कोई बात नहीं। जो मुझे नहीं पता तो मेरा हालांकि मैं अकाउंट पे रखा हूँ एंड आई एम पेइंग एवरी मंथ, तो वो ज़रा काइंडली इसमें दो चीजें होती हैं, पेड में और वर्सेस नॉन पेड के अंदर। पेड में आपको थोड़ी सी मोर कंप्यूटेशनल पावर और मोर स्ट्रेटेजिक जो है चीजें मिल जाती हैं। लाइक क्या आपने कॉम्पिटिटर्स की रिसर्च करनी है तो आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं। आप कोई एजेंट को कोई काम असाइन करके चले जाएं, वो आपका काम करके रख देगा और आप दोबारा वापस आ जाएं। ठीक है, जबकि नॉन पेड के अंदर ये होता है कि वो आपका जो डेटा है। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि जो नॉन पेड अकाउंट होता है उसमें डेटा आपका पब्लिश हो रहा होता है उनके सर्वर के ऊपर, बट जो आपका पेड अकाउंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू दैम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैम कि वो जो पेड अकाउंट है उसका डेटा शेयर नहीं होगा। ठीक है, वो पब्लिक नहीं होगा, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होगा, आपके लिए होगा, वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जो काम आप कर रहे होते हैं प्राइवेट अकाउंट के थ्रू, तो वो डेटा शेयर नहीं हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू दैम। वो बादशाह लोग जो चाहे इस्तेमाल करने वाले डेटा को, बट नॉट फॉर द पब्लिक, कैन नॉट बी यूज। ठीक है, अगर CI कहते हो सकता है कहने ठीक है, लेकिन जो कमिटमेंट है उनकी वो ये है कि वो डेटा इस्तेमाल नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक कर दिया कि उनका डेटा जो है इवन कि वो अगर सर्वर के ऊपर भी है, वहाँ के गूगल क्लाउड के ऊपर भी है, तो वो वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देयर वेरी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी हैं। कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, वो फ्री से आप अपना डेटा को क्या कर रहे हैं, वो इनरिच कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। वो एक प्रॉम्प्ट के लिए जो ना $2.1 तो अप्रॉक्सीमेटली $2 जो ना एक प्रॉम्प्ट को लिखते हैं तो $2 की कॉस्ट है। तो वो फ्री में नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे उनकी बहुत ही रीजन है कि वो क्या उठाना चाह रहे हैं क्या नहीं, और वो डेटा मार्केट में वो सेल करते हैं।
कि जी आपकी स्ट्रेटजीज हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को और सारी चीज़ों को, क्योंकि जो उसके इंटरप्राइज अकाउंट है, अगर मैंने तो अभी सिर्फ प्लस पॉइंट एक प्लस दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इसके अपग्रेड प्लान के ऊपर जाता हूँ तो मुझे जो है वो अभी मैं प्लस दे रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रो पे जाऊँगा तो मैं क्या दूंगा $200 पर मंथ, और इस वक्त बहुत ज़्यादा, और जब मैं बिजनेस पे चला जाऊँगा तो बिजनेस का सिर्फ जो है वो चीज़ में बता दिया, खैर बिजनेस का जो है वो आप देखेंगे तकरीबन इतना ही डॉलर और इतना 9,000 खाती के आपके अंदर पड़ रहा है, और ये टीम के लिए मिलता है, ये इंडिविजुअल में नहीं मिलता। तो अब आपके पास ये सोचेंगे कितना ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने फ्री में जो चीज़ है गो प्लान है वो $8 का है, ठीक है, उस पर कर सकते हैं। जो प्लस है वो $20 का है, जिसमें आपको ये एडिशनल है, जिसमें कोड भी लिख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो 200 का है तो डेफिनेटली उसके अंदर और एडवांस टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क, एजेंट वाले काम कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड दिस वन। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि जो बिजनेसमैन है चाहे कोई भी डेफिनेटली एक ही अकाउंट लेके यूज करें, लेकिन बिजनेस के लिए करना है तो फिर आप $20 वाला करें, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, मल्टीपल लोग यूज कर सकते हैं एक ईमेल से वो। ये मैं कह रहा हूँ $21.78, मुझे अपना बैंक अकाउंट खोल के देख सकता हूँ कि पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने नहीं यूज कर रहा इसको। नहीं ठीक है, वो तो डेफिनेटली मेरा एक मेरी टीम के पास है, ठीक है, वो भी नहीं पे कर रहा हूँ तो वो अपने दूसरे टास्क के लिए यूज कर रहे होते हैं। अभी देखिए ये अपनी एक वेबसाइट्स ने बना के 1 मिनट के अंदर वेबसाइट दे दी है कि यूए के एडिशन पे आपकी क्या हो सकती है। तो नाउ दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स की प्रोडक्ट लाइन क्या है फौरी तौर पे। तो आपने कोई भी चीज अपनी पेरेंट्स के बिजनेस से, जो लोग यंग हैं, पेरेंट्स के बिजनेस से कोई नया ब्रांड बना के बनाना चाहे तो मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड, 1 वीक के अंदर आप पूरा ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो आपको ये पावर मिल गई है कि आपको कोई ना टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है ना कुछ है, ये हर चीज आपको बना के दे रहा है। डोमेन कैसे कनेक्ट होगी? डोमेन कनेक्ट इस तरह होगी कि इसको आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद अपने डोमेन पे इंस्टॉल कर लें, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि इसी को करें, इसका एडवांस वर्जन ले लें, उसको पे कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल लवेबल के नाम से एक टूल है, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट आपको डेवलप करके दे देता है, पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करके देता है, ठीक है। तो अब उसको आप अगर बताएंगे कि प्रोजेक्ट मेरा पूरा का पूरा डेवलप करके दे दें और उसको आप किसी डोमेन के साथ कर दें, तो मैं उसको डोमेन के साथ सारा का सारा करवा सकता हूँ कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था दोस्त है, और मैंने पूरा AI बेस्ड एक सोल्यूशन बनाया है कि ये इस तरह का एक सोल्यूशन हो सकता है और इस तरह से मैं चीज़ें देख सकता हूँ कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज इन दुबई किस तरीके से हम लॉन्च कर सकते हैं। उसमें AI एडवाइजर का जो रोल होगा वो क्या होगा, तो वो AI एडवाइजर जो है वो किस तरीके से काम करेगा, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर। अब ये हार्डली मुझे 5-6 डेज लगे कि इसके अंदर मैंने थोड़ी चीज़ें करके ये डेटा सारा का सारा बना लिया है। तो दिस इज द वन ऑफ द थिंग्स कि आप इसको कनेक्ट करना चाहें तो जैसे मैंने अभी एक और वेबसाइट को मैंने टेस्टिंग के अंदर कन्वर्ट किया है और मैंने कहा कि ये भी मेरी लवेबल से बनी हुई है वेबसाइट, और ये मैंने वेबसाइट AI एडवाइजर जो साइबर सिक्योरिटी का है वो बनाया है मैंने। सो अभी मेरे ख्याल से ये कनेक्ट तो दिस इज बैकएंड पे अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि मैंने अपना सर्वर लगाया हुआ है, तो इसलिए जो अभी ऑन करके दिखता हुआ ये इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के साथ, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। इसमें आप उसको कहेंगे कि मुझे डाउनलोड कर दें, आप डाउनलोड करके उसको अपलोड करें। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है नहीं मैं करूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन है 1-to-1 सेशन बड़ी जरूरत भी है हमारी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें हमने ब्रांड से बिल्ड किया, तो ये बड़ी हेल्पफुल हो सकती है चीज़ें हमारी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, और ये हमें करना भी आगे। क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री हमारे दूसरे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड चल रहे हैं, हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर न्यू थिंग्स को ऐड नहीं कर पा रहे, हम डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट को। ये तो जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जैसे आपकी मार्केट आप करें, प्रोडक्ट ब्रांड बिल्डिंग करें,
वो कंपनीज जो ऑलरेडी सर्विस कंपनी है, न्यू कंपनीज के लिए फॉरेन इंडस्ट्री की भी टॉकिंग होती हैं हमारे साथ। एवरी मंथ जो है वो थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ऐड हो रहे हैं हमारे साथ, ऐड ऑन कर रहे हैं। लेकिन उनको वो अपनी ब्रांड अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो ब्रांडिंग के पार्ट में कुछ तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की फर्दर एस्पेक्ट को भी हमें देखना होता है इंडस्ट्री के पार्ट ऑफ व्यू से। तो मैं चाहूँगा कि जैसे नेक्स्ट 5 years के अंदर $10 trillion will be invested into the AI, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमें टूल्स को यूज करने के बजाय टूल्स क्रिएट करना है या टूल्स या अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसको एक न्यू बेस दें, प्रोडक्ट के साथ कुछ नई चीज़ें हम उनके साथ लिंक करें ताकि वो लोग इन चीज़ों को सीख के हमारा जो पूरे पाकिस्तान का जो वादा है वो हम बहुत कम है, हम उसको लेके आ सकते हैं। हमारा बड़ा पोटेंशियल है, हमारे पास बड़ा ब्रेन है हमारे साथ, तो हम चाहते हैं कि हम उस टाइप की कोई चीज़ की जाए। तो इसमें थोड़ी सी आपको ये बताएं कि अगर हम इन टूल्स को काम करें या इसमें हम आपके साथ क्लोजली वर्क करेंगे। आप आज तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए है, लेकिन हम आपसे फ्यूचर में जो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहेंगे। मैं अपनी टीम को बता देता हूँ और ये टीम आपके साथ कॉन्फिडेंसली टच रहेगी। हम इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ जो कर सकते हैं पॉसिबल है वो हम आपके साथ लेके चलेंगे। आप हमें इन्फॉर्म भी करें। इधर आप थोड़ी सी कुछ चीज़ अगर बताना चाहते हैं तो हमें बता दीजिए। ऐसे 2-3 चीज़ें हैं जिसको इमीडिएटली भी किया जा सकता है और कलेक्टिवली किया जा सकता है। देखिए, बजाय हम बहुत सारे लोग हैं ये चाहते होंगे कि जी हमारी वेबसाइट के ऊपर एक AI एजेंट अवेलेबल हो जाए, तो हम क्यों ना IT टीम या किसी भी कंपनी को हम इस बुनियाद पर इंगेज करें कि यार आप हमें एक कस्टमाइज चैटबॉट बना के दो, जिसको हर कंपनी अपनी मर्जी से उसके अंदर अपना डेटा और अपनी मर्जी से उसको अपनी वेबसाइट पे कर सके। नंबर 1, जिससे एक तो ये होगा कि आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ जो इंटेलिजेंस का है वो लेवल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, जिस तरह मैंने बात की कि एक कंसोर्शियम बनाने की ज़रूरत है जिसमें बिजनेसमैन, टेक्नोलॉजिस्ट और इंडस्ट्री अकेडमिया ये शामिल हों, जिसकी मंथली मीटिंग आप चाहे लोगों को ऑनलाइन साथ मिला के रखें, जो गाइड करें कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट इंडस्ट्री थ्रू द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड AI। थर्ड चीज़ इसमें यह है कि डेफिनेटली जो लोग करना चाहते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट होती है हर एक चीज़ की, तो वो यूज़ केस जो आपका इंडस्ट्री का है या ब्रांड बिल्डिंग का है उसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी बना दी जाए। एडवाइजरी कमेटी से मुराद ये है कि आप जो उसमें ये चीज़ लेंगे कि जी जो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, हाउ दे स्केल देयर ब्रांड यूजिंग द AI। देखिए, ब्रांड उस वक्त स्केल होगा जब आपके पास एक तो ब्रांड की अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी, नंबर 1। दूसरी जो है मार्केट की आउटरीच होगी। आउटरीच के लिए जो टूल्स हैं, जो कंपनीज हैं डिजिटल मार्केटिंग में जो काम कर रही हैं और जो AI को लिवरेज कर रही हैं, देखिए पहले तो हमें ये समझना है ना कि जी ये AI का काम या डिजिटल मार्केटिंग का काम AI के थ्रू क्या हो सकता है। अगर हमें ये समझ में आता है तो फिर हम किसी भी इंडस्ट्री को एंगेज करके या किसी भी एजेंसी को एंगेज करके उनको काम दे सकते हैं। अगर वो नहीं तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, हम खुद हायर करें और खुद हायर करने के बाद उनको एम्पावर करें कि हमें ये ब्रांड इस लेवल पर और इस तरह से चाहिए। जब तक कि वो स्ट्रैटेजी नहीं होगी तो उस वक्त तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगेन जो आपने बात की कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काम, जब तक कि हमारे पास पैसे डॉलर में नहीं आएंगे तो हम खुशहाल नहीं हो सकते, ठीक है। हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट बनना पड़ेगा इन एक्सपेक्ट जो हमारे पास ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है बल्कि हमारे पास ह्यूमन टैलेंट भी बहुत है, ठीक है। आजकल के जो बच्चे हैं अगर उनको कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मिल जाता है तो वो $8,000 $5,000 चार्ज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी भी हैं वो ये कह रही हैं कि यार जो 40 से ऊपर हो गए ना तो उनको तो अभी थोड़ा साइड में रखो, जो नई जनरेशन है उनको पकड़ो, उनके आइडियाज़ को लो और उसको एम्पलीफाई करके दुनिया के अंदर बेचो, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो ये है कि जो पाकिस्तान में AI के ऊपर ट्रेनिंग कर ली है जिन्होंने अच्छी डेवलपमेंट कर ली है, वो पाकिस्तान में 2-2.5 लाख से मतलब अभी 2 साल एक्सपीरियंस का बच्चा भी होगा ना वो 1.5-2 लाख से कम में बात ही नहीं कर रहे आपसे, जिसको AI का सही काम आता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करने की मतलब दोनों तीनों टाइप पे, लेकिन मैंने बात की कि हमें क्राफ्ट्समैनशिप पे भी करनी है और हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी आना है, दोनों को जब तक हम नहीं मिलाएंगे
और दोनों को लिवरेज नहीं करेंगे उस वक्त तक हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, दुनिया में उस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एआई आपको सबसे बेहतर, आप उससे अगले 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का प्रिडिक्ट करवा रहे हैं कि अच्छा ये इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी और मुझे किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो आप यही काम को आप थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ बिल्कुल टच रहेंगे, अगर आपके पास हमें और टाइम दे सकें तो हम इसके ऊपर फर्दर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे, जो भी चीज़ें इंडस्ट्री के लिए देखने के लिए हम वो लेके आएंगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।